Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of Pakistan Islamic Medical Association Karachi, I welcome you all on this very basic and very important academic event, which we all know on the basics of EG. So we already 15 minutes हमने गुजार ली हैं, तो we start formally this program by the recitation of Holy Quran. I myself will recite few verses of Holy Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu. सबसे पहले मैं अपना एक मुख्तसर से तारुफ़ कर दूं, फिर प्रोग्राम का जो एक सीक्वेंस है वो बयान कर दूं। मेरा नाम अब्दुल मालिक है और मैं पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन कराची का जो CME की हवाले से कमेटी है उसका सेक्रेटरी हूं, और जो हमारा शोबा CME है उसका ज़िम्मेदारी है। मैं बतौर प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज के प्रोग्राम का जो एक फॉर्मेट है कि एक हम इब्तिदाई गुफ्तगू जो रखेंगे, प्रोफेसर डॉक्टर कैसर जमाल जो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं, वो इब्तिदाई गुफ्तगू एक दावत के हवाले से, बीमा के हवाले से रखेंगे, और उसके बाद वर्कशॉप के जो हमारे स्पीकर हैं प्रोफेसर डॉक्टर फवाद फारूक वो अपनी गुफ्तगू रखेंगे। मैं डॉक्टर कैसर जमाल का मुख्तसर तारुफ़ रख दूँ, उसके बाद डॉक्टर फवाद का। डॉक्टर कैसर जमाल प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं अब्बासी शहीद किंग कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में, और जो हमारी CME कमेटी है उसके चेयरपर्सन भी हैं। तो प्रोफेसर डॉक्टर फवाद फारूक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हैं, NICVD में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट प्लस जनरल कार्डियोलॉजी दोनों करते हैं, और पीमा की जो हमारी CME कमेटी है उसके सीनियर मेंबर हैं। तो ये मुख्तसर सा तारुफ़ है। मैं सबसे पहले डॉक्टर कैसर जमाल से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और इब्तिदाई गुफ्तगू रखें। प्रोफेसर डॉक्टर कैसर जमाल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल मालिक यहाँ इनवाइट करने का और रूटीन से हट के कुछ बात करने के मौका देने का, कि सुबह और शाम तो हम एकेडमिक्स के ऊपर बात करते हैं, लेकिन वो बात जो हमारी आखिरत के लिए है, वो बात जिसके लिए हमें दुनिया में भेजा गया है, वो भी हमें रिमाइंडर अपने आप को, अपनी फैमिलीज़ को, अपने कोलीग्स को और अपने स्टूडेंट तक पहुंचाते रहना चाहिए। चंद आयात मुंतखब की मैंने इस गुफ्तगू को शुरू करने के लिए, और ये सूरह ताहा है, चैप्टर नंबर 20 कुरान का। इसकी आयात हैं 124, 125 और 126। गौर से सुनिएगा। इन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने जो बात की है वो हम ज़्यादा अकाउंटेबल हैं। जितने हम प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं, जितनी हम दुनियावी तालीम में आगे हैं, जितना हमारा कैरियर आगे जाता है, हर वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने यहाँ पे कुछ नवाजा है वो ज़्यादा अकाउंटेबल है उस काम के लिए जो जिसके लिए हमें प्राइमरीली अल्लाह ताला ने भेजा है। ये चंद महीनों की, चंद सालों की ज़िंदगी ये तो ख़त्म हो जानी है, फिर वो ज़िंदगी जो शुरू होनी है जिस पे हमारा और आपका ईमान है, वो ज़िंदगी ताहयात हमेशा हमेशा रहने वाली है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। ये आयत नंबर 124 है सूरह ताहा की। और जो मेरे ज़िक्र यानी कुरान की नसीहत से मुंह मोड़ेगा उसके लिए दुनिया में ज़िंदगी तंग हो जाएगी और आखिरत के रोज़ हम उसे अंधा उठाएंगे। क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला? जो कोई इस दुनिया में इस कुरान को पीछे छोड़ देगा, इसकी रहनुमाई हासिल नहीं करेगा, इसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेगा, उसके साथ दो काम होंगे। एक, वो इस दुनिया में तंग कर दिया जाएगा। ये तंग करना क्या है? फाइनेंशियली नहीं,
करोड़ों रुपयों के लोग मालिक हैं, अरबों रुपए के मालिक हैं, अपने घर में सो नहीं सकते, रात को नींद नहीं आती, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, बेचैनी, ज़िंदगी, दुनिया तंग कर दी जाएगी। ये अल्फाज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्तेमाल किए हैं। वो तंग होना फाइनेंशियल एक एस्पेक्ट है जो हम सोचते हैं, लेकिन तंग होने का असल मतलब ये है कि जो दिलों का सुकून है, जो हमारे जिसके ज़िंदगी जिसके बेस पे गुजारते हैं, वो अल्लाह ताला सल्ब कर लेता है। और फिर क़यामत के दिन क्या है, नाबीना, अंधे उठाए जाएंगे। क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। फिर ये पूछेंगे, ये लोग सवाल करेंगे, ए अल्लाह, दुनिया में तो हमें आँखें दी थी आपने, आखिरत में हमें नाबीना, अंधा क्यों उठाया? ये लोग जो दुनिया में आँखों वाले थे, वहाँ ये सवाल करेंगे क़यामत के दिन। अल्लाह ताला फरमाएंगे, क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिका यौम तुनसा। हमने अपनी आयात, हमने ये कुरान आपके पास भेजा था, आपने इनसे मुँह मोड़ा, हमने यहाँ आपसे मुँह मोड़ दिया। यानी अल्लाह ताला के कुरान को अगर हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं उस पर अमल करेंगे, नहीं अपनी फैमिली को, अपने कुलीस को, अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों तक ये बात पहुँचाएँगे एज अ एजुकेटेड पर्सन, एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन, एज अ सर्जन, तो हम ये बात इंसाफ के पर मबनी नहीं कर रहे। अल्लाह ताला ने इसका एक आखिरत में बदला रखा है, एक दुनिया में। दुनिया का बदला ये है कि दुनिया की ज़मीन तंग कर दी जाएगी, और आखिरत का बदला ये है कि हमें अंधा उठाया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको ऊपर अपना रहम फरमाए। कज़ालिका व कज़ालिका नज्ज़ी मन असरफ़ वलम युमिन बिआयाति रब्बी वलअज़ाबुल आखिरति अशद्दु वअब्क़ा। ये आयत नंबर 127 है सूरह ताहा की। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हाँ, तूने हमें बुला दिया था, इसी तरह आज तू बुलाया जा रहा है। इस तरह हम हद से गुज़र जाने वाले और अपने रब की आयात ना मानने वालों को दुनिया में बदला देते हैं, और आखिरत का अज़ाब बहुत ज़्यादा सख्त और देरपा है। यानी अल्लाह ताला फिर ये बात अगली आयत में दोहरा रहे हैं कि अगर आप हमारी आयात से मुँह मोड़ेंगे, आयात से मुँह मोड़ना क्या है, कुरान का पढ़ देना अरबी ज़बान में, ये काफ़ी नहीं है। अगर हम आज ECG की ये बात जो अभी हमारे सामने डॉक्टर फवाद फारूक करेंगे, अगर वो हम सिर्फ इंग्लिश ग्रामर पढ़ के चले जाएं और बात हमारी समझ में ना आए, ये पी वेव क्या है, PR इंटरवल क्या है, QRS कम्प्लेक्स क्या है, और ECG पे इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, और कार्डियक साइकिल के साथ इसका क्या लिंक है, तो फिर हम किसी को ये बात समझाने के काबिल नहीं होंगे कि हमने ECG के आज इस 2 घंटे के सेशन में क्या पढ़ा है, और हम जाके लोगों को क्या बताएंगे, अपने जूनियर पुलिस को, कि आज जो हम सेमिनार अटेंड करके आए हैं उसमें बस हम गए, हाजिरी लगाई, बैठे 2 घंटे, डॉक्टर साहब कोई आए तो थे, बड़े बता रहे थे कोई प्रोफेसर हैं, लेकिन इंग्लिश में कुछ बात समझ नहीं आई। तो ये हुज्जत हम अल्लाह ताला को पेश नहीं कर सकते कि अरबी ज़बान में कुरान आया था, हमें तो समझ आया नहीं। हमें तो ये कहा था कि 1 हर्फ पे 10 नेकियां मिलेंगी, 30 हर्फ पे 30 नेकियां 300 नेकियां मिल जाएंगी, 3 हर्फ पे 30 नेकियां मिल जाएंगी। तो ये तो मामला, फिर हमें कौन, अल्लाह ताला तो कह रहे हैं कि आप नाबीना उठाए जाओगे और आखिरत का अज़ाब और ज़्यादा सख्त है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ये पीमा पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के क़याम का यही मकसद था कि वो डॉक्टर्स जो इस कम्युनिटी में मरीज़ों की खिदमत के लिए अपना हिस्सा डालते हैं, वो किसी एक सिस्टम के थ्रू, किसी एक तंजीम के तहत ये काम भी जो उनका असल काम है, इसके ऊपर भी थोड़ा फोकस करें, इसको भी सीखें, इसको भी लोगों तक पहुँचाएँ, और आखिरत में अपने आप की कामयाबी के लिए भी कोशिशें करें, और अपनी फैमिली और अपने अहल व अयाल के भी कामयाबी के लिए कोशिश करें। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह प्रोफेसर डॉक्टर कैसर जमाल, आपने एक इब्तिदाई गुफ्तगू रखें, और मैं अभी स्पीकर और आप लोगों के दरमियान ज़्यादा देर मुखर नहीं रहूँगा। जस्ट 2 मिनट की बात कि पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन, जो पीमा के नाम से जानी जाती है, ये डॉक्टर्स की मुल्कगीर तंजीम है, और इसके इस वक्त पाकिस्तान भर में 6000 से ज़्यादा मेंबरान हैं। पीमा के जो बुनियादी मकासद हैं काम के, उसके 3 मेन पिलर हैं। एक यानी एजुकेशन, जिसको कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन कहते हैं, और इसके तहत हम डॉक्टर्स की तरबियत, डॉक्टर्स की अपग्रेडेशन और सीनियर फैकल्टी के ज़रिए बात सिखाना, बताना और उनकी अपग्रेडेशन करने का काम करते हैं। दूसरा जो पीमा का एक
बिल्कुल यूनिक पिलर है जो डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कम पाया जाता है, वो है रिलीफ का। बीमा हर एक रूटीन के कामों में भी और डिजास्टर के अंदर भी मुल्क की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी हंगामी सूरत हाल के अंदर या रूटीन में भी रिलीफ के काम करती रहती है। और कराची शहर के अंदर भी और मुल्क भी इसकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। और अगर एक एक्टिविटी का मैं नाम आपके सामने लेना चाहूँ तो वो POBI हॉस्पिटल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कैश काउंटर कराची के अंदर 4-5 बड़े इनके हॉस्पिटल्स हैं जो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और इस तरह की रिलीफ एक्टिविटी बहुत सारी जो हैं जो पीमा जो है पूरे मुल्क में अवाम नास के और बग़ैर किसी रंग नस्ल मज़हब के खिदमत सर अंजाम देती है। और आखिरी जो सबसे अहम चीज़ है वो दावा है जो अभी डॉक्टर कैसर ने भी उस पे हवाले से रखा कि हम चाहते हैं कि एक डॉक्टर एक अच्छा डॉक्टर बने, माशरे के अंदर वो प्रैक्टिसेस अपनाए जो एक अच्छे इंसान, एक अच्छे मुसलमान, एक अच्छे दर्द रखने वाले, एक अच्छे दिल रखने वाला बंदा जो माशरे के अंदर अवाम की ठीक अंदाज में खिदमत कर सके और उसके नतीजे में दावत के नतीजे में एक अच्छा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम डॉक्टर बने। तो ये बुनियादी पीमा के 3 मकासद हैं। आप में से अगर कोई बंदा पीमा का मेंबर है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से आप तमाम लोगों को ये दावत देता हूँ कि आप पीमा का तारुफी किताबचा भी बाहर स्टॉल में मौजूद है, आप लेना चाहें ले सकते हैं। मेंबरशिप फॉर्म आपको दिया होगा, नहीं है तो ले लीजिए। और हम चाहेंगे कि आप इस काफिले के हम सफ़र बनिए। पीमा का मेल विंग अलग है, फीमेल विंग अलग है, क्योंकि पीमा का फीमेल विंग भी बहुत एक्टिव है और बहुत बड़े पैमाने पर एक्टिविटीज़ करता है। तो ये मुख्तसर तारुफ है। इसके बाद मैं इस प्रोग्राम के स्पीकर जो इस वर्कशॉप CME के फैसिलिटेटर प्रोफेसर डॉक्टर फवाद फारूक से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ। आप सिर्फ डॉक्टर्स कम्युनिटी में मशहूर नहीं है, इस वक्त अवाम नास में भी एक सेहत के हवाले से एक जीता जागता नाम है जो लोगों को मुख्तलिफ हेल्दी लाइफ प्रैक्टिसेस के हवाले से गाए अपने मुख्तलिफ वीलॉग से और मुख्तलिफ उस पर समझाते बताते रहते हैं। हमारे सीनियर भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपनी इस आज की CME को कंडक्ट करें। प्रोफेसर डॉक्टर फवाद फारूक। थैंक यू मालिक, एक इस किस्म की बड़ी ही ज़रूरी CME अरेंज करने का, बिकॉज ECG इज़ समथिंग विच इज़ नीडेड एट every level of healthcare, starting from nurses to even consultants. और आज what we'll do, we'll just briefly go through the overview of basics of ECG learning. And certainly you all know that ECG can't be covered in 1 or 1.5 hour lecture. So what I'll do, I'll give you brief outlook how to see ECG. Then you need to further consolidate your knowledge by further learning and seeing repeatedly these ECGs. और उस सिलसिले में इंशाल्लाह very soon we'll going to have a book published on ECG. It's Paramount which is publishing, and within week or so it will be in the market. And it's almost related to what we are learning today. So that will be very helpful to you for consolidate your ECG learning skills. And secondly, this is also going to be recorded. So you can see this video repeatedly and combine these 3 things together, then you will be able to see ECG. Achha, this is just an introduction to my Facebook page and YouTube channel, which Malik was describing, and there is already a previously recorded ECG workshop on this YouTube channel. You can just write basics of ECG workshop, Dr. Fawad Farooq. That's a lengthy workshop, almost 2 hours in 4 parts. So you can go and see that as well after this lecture. Now, overview of ECG, we know it's an electrical activity of the heart recorded on. And usually you see this ECG when you're seeing the leads different in different leads, because the same activity which we are recording, we are seeing it
from 12 different angles. And that's why you have 12 different features or pattern of amplitudes in 12 different leads. That's the basic. Then it comes why we do ECG. That is very important. Common belief, we think that we do ECG for acute ischemia, chest pain. But that's not the case. If you just look into the indication of ECG, first I personally feel rate and rhythm. And where you need rate and rhythm assessment, importantly, where? Anyone? Arrhythmias. And whenever you are doing a CPR, what is BLS? You just revive your patient. What's the next step? ACLS. And ACLS depends on rhythm assessment. Without knowing the rhythm, and there you assess rhythm in a glimpse, just a telemetry there going on, and you have to judge what's going on with patient's rhythm. And then you'll decide what to do next. So its basic importance is in assessing patients' rate and rhythm. And that what I told is just an acute situation. But even chronically, rhythm issues can only be picked by ECG. भी कोई पेशेंट आपके पास आता है हार्ट रेट 50 है, don't assume it's sinus bradycardia unless and until you have done the ECG and seeing all the characteristics. Sometimes even that rate 50 without symptom can be a heart block, and this patient may go into syncope after a few hours. Similarly, a rate of 120 doesn't mean sinus tachycardia. It can be stable VT. And if it's irregular, it may be something else. So both acute and chronic rhythm disorder can only be picked by ECG. No other investigation can tell you about it. So that's why it's very important. That's why I said that ECG learning skill is needed at every level of healthcare, because even nurse needs to know ECG rhythm assessment. आपने 24 घंटे किसी पेशेंट को मॉनिटरिंग पे रखा हुआ है, अगर वो जो वहाँ पे मॉनिटर करने के लिए लोग मौजूद हैं उनको यही पता नहीं है एरिथमियास क्या है और कैसे जज होते हैं, because these arrhythmias first they come as threatening like features for few seconds, for few minutes, then they finally come as a storm with clinical decompensation. वो चीज़ उसी वक्त पिक होगी जब उसको पता है कि भाई ये अब वीटी का एक रन आया, and then he is going to activate whole system that ये पेशेंट को शुरू हो गए एरिथमियास. So इसलिए ईसीजी का जानना रिदम के हद तक बहुत जरूरी है. Second, this small words cover 100 or maybe sometime multiple diseases. Evaluate the effect of diseases or injury on heart function. And these diseases, the clue which you are getting from ECG, sometimes even non-cardiac diseases, which have affected heart, and you are getting clues from ECG. Pulmonary diseases, sometimes even metabolic diseases. There are clues, certainly they are not diagnostic, but your ECG with clinical correlation, you come up with a new arena that this patient may have CKD because of hyperkalemia you're seeing in ECG. Some features of even connective tissue disorders which do affect conduction system in heart as well. So if you really become master in ECG, whatever field you are from, this ECG will helps you by getting those clue and clinical correlation to acquire a direction towards diagnosing something. And there are number of diseases which can give you a clue in ECG. And thirdly, we know that it affects electrolytes, metabolics, and other do have impact on ECG changes. So a very broad spectrum where this investigation can help you in managing your patient. और यकीन मानिए ECG खूबसूरती है
it's easily available at every place and easily done, and result is available immediately. आपको wait नहीं करना पड़ता। और इसके decisions which you are getting from these ECG or changes which you are getting from ECG can take a patient from ER bed to cath lab. इतने important decision ये ECG करवाती है और इसकी यूटिलिटी कभी भी खत्म नहीं हो सकती, बिकॉज इस किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन है ही नहीं जो हर जगह पे एक छोटे से टूल, अब तो मशीनें इतनी छोटी छोटी आ गई हैं इसकी कि वो मौजूद हो, ठक ठक लगाई की और क्लिनिकल को रिलेट किया और इतना बड़ा डिसीजन मैनेजमेंट का आपने इमीडिएटली उसी वक्त कर लिया, बोथ इन रिलेशन टू डिजीज इंजरी पैटर्न ऑफ हार्ट और एज वेल एज रिदम। ये दोनों मेजर डिसीजंस आप इसकी बुनियाद पे करते हैं जो इसके बगैर मुमकिन ही नहीं होंगे, इसलिए इसका सीखना जानना वो जरूरी है। अब हम शुरू करते हैं सब्जेक्ट से कि किस तरह है बैकग्राउंड हार्ट का स्टेटस। एक सरफेस एनाटमी अगर आप याद करें तो ये थी, इस हार्ट में फिर क्या है, कंडक्शन सिस्टम है which comprises of, this is all old stuff so I'll go through them very quickly, just वो background build करने के लिए। SA node, AV node, bundle of His, right bundle, left bundle और फिर Purkinje fiber, ये वो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जहां ये सारी एक्टिविटी होती है। फिर इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के नतीजे में what you see on paper is this electrical recording, P, QRS, ST segment, T wave, और इनकी फिर हमने अलग अलग रिप्रेजेंटेशन की हुई है कि किस चीज़ को हम किससे पहचानते हैं। We record this all activity from heart to paper by means of leads. Leads की भी इम्पोर्टेंस है कि आपको तमाम लीड्स की एग्जैक्ट पोजिशनिंग पता होनी चाहिए, और इवन हर ईसीजी पढ़ने वाले को ईसीजी करना भी आना चाहिए, क्योंकि ये कैसे आप एक्सपर्ट हैं कि डिपेंडेंट हैं टेक्नीशियन के कि वो आएगा तो करेगा, आप मौजूद हैं, मशीन मौजूद है, मरीज मौजूद है, लेकिन आप मरीज को फायदा नहीं दे सकते इफ यू डोंट नो हाउ टू डू ईसीजी। एंड व्हेन you know how to do ECG, then you should be knowing the the loopholes, the problems which you can have during doing ECGs, faults कब आ जाती हैं, क्या problems आ सकती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको ECG की वो टेक्निक्स भी पता होनी चाहिए। लाइक आप लीड उल्टी प्लेस कर दें तो वो जो लीड्स जिनमें आर वेव आती थी उनमें क्यू वेव आनी शुरू हो जाएगी। एंड वी वेरी कॉमनली सी अ लॉट ऑफ पेशेंट रेफर टू अस विद lateral wall MI and ischemia, and when you see the ECG just leads assessment से ही पता चल जाता है कि ये उल्टी लगेगी लीड्स, क्योंकि TB उल्टी, QRS भी उल्टा, तो वो इसलिए इन चीज़ों का भी पता होना ज़रूरी है। तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं चाहता, ये प्योर रिकॉल और मेमोराइज करने वाली बातें हैं। तो आपको 12 की 12 लीड्स का पता होना, उनकी एग्जैक्ट पोजीशन कि वो कहाँ लगती हैं, सिमिलरली लिम्ब लीड्स भी और चेस्ट लीड्स। हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे बस कि वो जो रिकॉर्डिंग का प्रिंसिपल है वो क्या है, और वो भी बहुत डीप नहीं जाएंगे, सुपरफिशली सिर्फ एक आपको आइडिया हो जाए कि नॉर्मल कार्डियक एक्सेस इज डाउनवर्ड एंड टू द लेफ्ट। यानी इसका मतलब ये है कि जो नेट वेक्टर है, क्योंकि अभी हमने देखा कि दो वेव्स हैं डीपोलराइजेशन की, एक कौन सी, पी और एक क्यूआरएस, तो एक एक्ट्रियल डीपोलराइजेशन, एक वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। दोनों के जो नेट वेक्टर्स हैं वो यूं जा रहे हैं, इनकी डायरेक्शन इस जानिब है, और ये एक्चुअली अब तो बहुत एडवांस हो गई है कि हम इंट्रा कार्डियक इलेक्ट्रोड्स लगा के एग्जैक्ट एक्टिविटीज देखते हैं कि कैसे जाती हैं। ये नेट एक्टिविटी है कि जितनी भी हुई उसका नेट क्या है, पी और क्यूआरएस, तो ये इस जानिब होता है। अच्छा, दैट इज द वेव ऑफ डीपोलराइजेशन ट्रेवल फ्रॉम द राइट एट्रिया टुवर्ड्स द
ठीक है, सिंपल ये है इसका पैटर्न। अब लीड में ईसीजी रिकॉर्डिंग का प्रिंसिपल, थिंक ऑफ द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एज एन आई, कि जिस भी लीड का पॉजिटिव जिस तरफ है ये उसकी आंख है, तो जिस भी लीड के पॉजिटिव की तरफ एक्टिविटी जाएगी उसमें हमेशा ये अपराइट होगी, किसी लीड के नेगेटिव की तरफ जाएगी तो डाउनवर्ड होगी, किसी लीड के परपेंडिकुलर जा रही होगी तो बाइफेजिक होगी, कि आधी ऊपर आधी नीचे। इस तरह जा रही है कि पॉजिटिव की तरफ ज्यादा है, नेगेटिव की तरफ कम है, तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बड़ा होगा, नेगेटिव। So that's the principle basic of ECG recording in these different 12 leads. And that's why you see that when an electrical impulse travels towards a positive electrode, there will be a positive deflection. Negative की तरफ जा रही है तो negative deflection. और lead 2 को हम अमूमन rhythm strip के तौर पे यूज करते हैं. Why? Because the positive of lead 2 is 60. ठीक है, +60. तो अब जाहिर सी बात है जो नेट एक्टिविटी है वो उसके बिल्कुल पैरेलल चलती है, तो P भी सबसे बड़ी उसमें आएगी और QRS भी सबसे ऊंचा, अनलेस एंड अनटिल पेशेंट के एक्सेस में कोई प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, और इसका एक और पहचानना बड़ा आसान होता है कि EVR क्या है, उसका पॉजिटिव कहां है, राइट आर्म पर। तो अगर ECG सही रिकॉर्ड हुई है तो लीड 2 में अगर पॉजिटिव है तो AVR में क्या होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट हैं। दिखाता हूं मैं आपको, ये जैसे, सॉरी, ये यानी लीड 2 का पॉजिटिव 60 है और AVR का पॉजिटिव यहां पर है। तो उसकी वजह से क्या है कि अगर एक्टिविटी लीड 2 में पॉजिटिव है तो AVR में हर चीज नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि एक ही वक्त में नेट वेक्टर इधर भी जा रहा है। तो इससे हम लीड देखते हुए पहचान लेते हैं कि ऐसी लीड्स जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं उसमें अगर गड़बड़ है कि एक ही टाइम, इसका मतलब है लीड सही नहीं लगी। तो इसका मतलब है आपको हर लीड की पोजीशन और उसका कोरिलेट करना आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसी की बुनियाद पे हम एक्सेस डिसाइड करते हैं कि जब हम QRS डिफरेंट लीड्स में पैटर्न और कॉम्बिनेशन देख के फैसला कर लेते हैं कि भाई ये एक्सेस नेट डायरेक्शन ऑफ QRS किस जानिब है, उसमें मैं डेप्थ में नहीं लेके जाता, डेप्थ में 1 घंटा सिर्फ एक्सेस समझाने में लगेगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि लीड की पॉजिटिविटी का रिलेशन और QRS की डायरेक्शन, बस इतना काफी है समझना। फिर अब हम डिफरेंट लीड्स में QRS का एम्पलीट्यूड देखेंगे, पॉजिटिव ज्यादा या नेगेटिव ज्यादा, उसकी बुनियाद पे फैसला कर लेंगे कि नॉर्मल एक्सेस है या नहीं है। यानी ये हमने फैसला कर लिया कि -30 से 90 नॉर्मल एक्सेस होता है, और इस तरफ चला गया तो लेफ्ट एक्सेस है, इस तरफ तो राइट एक्सेस है, और इस तरफ है तो इनडिटरमिनेट एक्सेस है। अब आप उसमें डेप्थ में ज्यादा ना जाएं, बस सिर्फ ये 2 लीड्स देख लें, लीड 1 एंड लीड 2, दोनों में पॉजिटिव तो एक्सेस नॉर्मल है। यानी ये इस तरह से पैटर्न डिवाइस हमने कर लिया है कि जब इनमें अपराइट है तो इस -30 से 190 के दरमियान ही होगा लाजमी। सिमिलरली अगर वो 1 में पॉजिटिव है, 2 में नेगेटिव है, तो ये लेफ्ट हो जाएगा, एक्सेस इधर होगा। तो सिर्फ इन 2 लीडों को स्क्रीन कर लें, QRS कॉम्प्लेक्स का एम्पलीट्यूड देखें, दोनों में अपराइट तो नॉर्मल, इसमें अपराइट इसमें डाउन तो राइट लेफ्ट एक्सेस, उसमें डाउन उसमें अप तो राइट एक्सेस, दोनों में डाउन तो इंडिटरमिनेट एक्सेस। बस ये काफी है समझने के लिए। अब यहां पे काफी नहीं होगा, अब एक ECG आने वाली है, इसको मेमोराइज करें, उसमें आपको बताना होगा एक्सेस क्या है। तो ये पैटर्न जल्दी से मेमोराइज कर लें, क्या बातें हमने अभी सीखी एक्सेस के हवाले से। अब ECG आएगी, उसमें मुझे बताइएगा कि एक्सेस क्या है, क्विक जी। एक्सेस क्या है, लेफ्ट एक्सेस, वाई,
2 में नेगेटिव, 1 में, तो यही देखना है लीड 1 और लीड 2 के QRS कॉम्प्लेक्स। अभी ये दोनों में अप होता तो नॉर्मल होता, अब चूंकि 1 में अप है और 2 में डाउन है तो ये लेफ्ट एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे एक्सेस तो हमें समझ में आ गया कि हमने कैसे देखना है। सो द QRS इज पॉजिटिव इन 1 एंड नेगेटिव इन 2। अच्छा, अब एक और चीज बड़ी बेसिक में इंपॉर्टेंट है, वो है स्टैंडर्डाइजेशन। किसी को इसके मुतालिक कुछ पता है स्टैंडर्डाइजेशन क्या होती है, एक्सप्लेन कर सकें इस हवाले से? जी, एनीवन, व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस? रफली हमें आइडिया हो जाए कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं या डॉक्टर्स हैं। स्टूडेंट्स हैं कोई? 30-40% स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और डॉक्टर्स, हाउस ऑफिसर्स कोई हैं? हाउस ऑफिसर्स नहीं। पोस्ट ग्रेजुएट्स? पोस्ट ग्रेजुएट्स भी हैं, चले जी। स्टैंडर्डाइजेशन, अब सवाल आपकी तरफ आएंगे। यही हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ कोई भी आपको बेसिक्स, आप बड़ी बड़ी चीजें उस पर कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी बुनियादी चीजें वो हमने ना पढ़ते हैं। और ये सिर्फ, इट्स नॉट जस्ट रिलेट्स टू ECG, इट्स रिलेट्स टू एवरीथिंग। Basics are important. Once you are expert, you need to know the basic to have a comprehensive knowledge of that particular thing. To pick false abnormalities, others, वो जब भी मुमकिन है जब आपके पास comprehensive knowledge हो उस चीज की। देखिए स्टैंडर्ड क्या होता है, ECG is a graph, and in graph you have x-axis and y-axis. That's physics. You have some variable on x-axis and some variable on. In ECG, the x-axis tells you about time, duration, segments, everything. So certainly when you are counting time on x-axis, you have to have some standards for that, because you make something with that standard, ताकि सारी दुनिया में जहां पे भी वो चीज हो, आप कोई फासला नाप रहे होते हैं और उसको ग्राफ पे शो करेंगे, तो बगैर आप स्टैंडर्ड के कैसे शो करेंगे कि ये फासला कहां से कहां तक है? Similarly, on y-axis, ECG contains voltage. तो अब ये जो वोल्टेज है इसका भी स्टैंडर्ड एक होना चाहिए, ताकि उस स्टैंडर्ड के मुताबिक आप हमेशा कैलकुलेशन करेंगे। And you must have heard that 25 millimeter per second, haven't it? You have heard, and you may found it in ECG strip as well, 25 millimeter per second. Similarly, 10 millimeter per millivolt, ये y-axis का स्टैंडर्ड है। इसका मतलब क्या है कि दुनिया भर में ये रख दिया गया है कि ECG जब रिकॉर्ड होगी तो इस तरह रिकॉर्ड होगी कि 25 मिलीमीटर का पेपर 1 सेकंड की एक्टिविटी को रिकॉर्ड, दैट इज द स्टैंडर्ड। कहीं पे भी ECG रिकॉर्ड होगी तो वो इसी स्टैंडर्ड पे रिकॉर्ड होगी। सिमिलरली द वोल्टेज कि 1 मिली वोल्ट हार्ट जनरेट कर रहा है तो स्टाइलस 10 मिलीमीटर मूव करेगा उसके नतीजे में, दैट इज अ स्टैंडर्ड। और ये हमारे हाथ में होता है, एंड मशीन हैज ऑप्शन एज वेल टू चेंज द स्टैंडर्ड्स एज वेल, एंड वी डू चेंज इट इन सम सिचुएशंस। लेकिन आपको मैं बताऊं कि मैंने कई बार ये इस स्टैंडर्ड्स की वजह से मरीज की सर्जरी कैंसिल होते हुए देखी है, क्योंकि किसी को, क्योंकि अभी जैसे आपको नहीं पता था, वहां पे ना RMO को पता था, ना एनेस्थेटिस्ट को पता था कि स्टैंडर्ड भी कोई चीज होती है। ECG करने वाले ने ECG की उससे नहीं हो रही थी, and even our ECG technicians are not trained properly knowing the subject. They have a number of time have learned by seeing some other people doing ECG. ये बटन दबाया, वो बटन दबाया, वो किया, ECG आनी शुरू हो गई, वो खुश हो गया भाई ECG रिकॉर्ड हो रही है। And what he did, उसने स्टैंडर्ड्स को गड़बड़, and now he was recording the same activity as 50 millimeter per second. तो उसमें होगा क्या कि जो एक्टिविटी 25 पे रिकॉर्ड हुई थी वो अब कितने पे रिकॉर्ड होगी? 50 पे। तो रेट किसी पेशेंट का अगर 100 है तो उसमें 50 हो जाएगा।
आपकी कैलकुलेशन से, क्योंकि अब आपने क्या किया, टाइम का स्टैंडर्ड गड़बड़ कर दिया। QRS जो 1.5 स्मॉल स्क्वायर पे रिकॉर्ड हो रहा था वो 3 स्मॉल स्क्वायर पे रिकॉर्ड होगा। PR इंटरवल जो 4 स्मॉल स्क्वायर था वो 8 हो जाएगा। तो इस तरह करके वो ECG हुई, RMO साहब ने भी ECG देखी, एनेस्थेटिस्ट को बताया सर इसको तो बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है ECG में, ये वो। शाम को मैं गया, मरीज ठीक ठाक, ना कोई बैकग्राउंड की हिस्ट्री ना कुछ, हार्ट रेट देखा बिल्कुल ठीक, ECG देखी तो 50 मिलीमीटर पर सेकेंड पे वो ECG हुई थी। So that's important to know what is the basics of any investigation for that. तो इसी वजह से ये सब कुछ बना हुआ है। ये जो आपका 0.2 सेकेंड कहां से आया है, किसने दिया? क्योंकि आपको पता है कि 1 मिनट में कितने पेपर, कितने स्मॉल स्क्वायर गुजरते हैं? 25। एक लार्ज स्क्वायर 5 स्मॉल स्क्वायर है, तो ये 0.02 सेकेंड हो गया, और एक स्मॉल स्क्वायर 0.0, वो इसी बुनियाद पे हुआ। इससे हम आगे चलते हैं। अब इसका इंपैक्ट क्या होता है, ये देखिए, हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है इसकी। जैसे अब ये मैंने किए 50 पे, क्यों? क्योंकि बहुत टेकीकार्डिया था, रेट बहुत फास्ट हुआ था पेशेंट का, मुझे PT में डिफरेंशिएशन, तो मैंने डिलिबरेटली की कि मैं जरा इसको जरा खोल के रिकॉर्ड करूं तो क्या होता है। तो ये पता चला कि इसको फ्लटर चल रहा है, कि ये एक जैसी हैं, सब मर्ज हुई हुई हैं, तो ये फ्लटर चलने की वजह से बहुत क्लोज हो गई थी, तो मुझे डायग्नोसिस मिल गई कि इसको एट्रियल फ्लटर चल रहा है और ये RR इस तरह से इसमें है। सिमिलरली ये आप एक डब्बा देखते हैं ECG से पहले, ये अगर इसकी हाइट 10 मिलीमीटर की है तो नॉर्मल स्टैंडर्ड पे है, अगर ये आधी आपको नजर आए ना 5, तो इसका मतलब है आपकी ECG हाफ स्टैंडर्ड पे रिकॉर्ड हुई है। तो यही इंपैक्ट जो रेट पे आता है यही वोल्टेज पे भी आता है। जैसे हाफ पे रिकॉर्ड होगी तो वही QRS कॉम्प्लेक्स जो 10 या 12 मिलीमीटर का रिकॉर्ड हुआ था वो कितने का हो जाएगा? 6 का, भाई जितने का। और इसकी हमें जरूरत होती है कभी कभी, किसी को सीवियर LVH है, सारे QRS आपस में मर्ज हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 पे रिकॉर्ड कर देंगे, ये 2.5 पे रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें उसका अकाउंट डाल देंगे कि जो भी कैलकुलेशन होगी उसको डबल करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंस है स्टैंडर्डाइजेशन की, कि समटाइम्स यू नीड टू चेंज स्टैंडर्ड्स। तो ये हमने दिखाया कि अब 10 से 5 का या 20 का डबल पे कर दिया तो QRS, किसी के QRS छोटे आ रहे हैं, लो वोल्टेज आ रही है, तो आप डबल करके कर लें, चीजें बड़ी होके आ जाएंगी। तो इस तरह से अब तक की डिस्कशन से वी केम टू फ्रॉम हार्ट टू ECG ऑन पेपर। कहां से हम शुरू हुए थे? सरफेस एनाटमी, कंडक्शन सिस्टम, लीड्स, फिर स्टैंडर्ड्स ऑफ रिकॉर्डिंग, एंड फाइनली वी आर एट 12 लीड ECG। इस तरह से हमारे पास बेसिक्स में ECG आती है, और प्रिंसिपल भी हमने डिस्कस किया कि ECG रिकॉर्डिंग का प्रिंसिपल क्या है अकॉर्डिंग टू लीड पॉजिटिविटी। अब हम, और इसी में हमने एक्सेस डिस्कस कर दिया, तो एक पार्ट हमने कवर कर दिया। अब हम आ रहे हैं सबसे मुश्किल पार्ट ऑफ ECG। इसके बाद तो फिर सिर्फ कहानियां हैं, सिर्फ याद रखने की बातें हैं। रिदम वो है जो एप्लीकेशन है, कि आपको डिफरेंट चीजों को देखते हुए अप्लाई करना होता है, और उसके नतीजे में आप फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि रिदम क्या है। इसमें फिर मैं चाहूंगा कि आप जो है इस रिदम को मैं एक डिस्प्ले कर रहा हूं, इसको देखें और फिर मुझे बताएं कि ये रिदम क्या है। ठीक है जी? एनीवन? This is a 69-year-old man without symptoms. What is the rhythm? And we'll come to rhythm assessment, and you'll found inshallah after that 15-20 minute drill how easy is to assess rhythm. कोई भी इस रिदम का फाइनल कंक्लूड मुझे बता दे कि ये रिदम क्या है जी? Regularly, irregular. Actually, I am asking you a comprehensive rhythm. That is what you are describing is a feature, एक rhythm का feature.
जब हम कार्डियोलॉजी में किसी के रिदम की बात करते हैं तो हम साइनस है या नहीं है, ये आपने फीचर बयान किया है रिदम का। एक्चुअली वैसे ये रेगुलर है, आर इंटरवल इक्विडिस्टेंट है। जी, एनीवन? जी, normal sinus rhythm. So what additional abnormality it's having apart from normal sinus rhythm? You think rest of the thing are completely normal? जी, सस्पेंस को तोड़ देते हैं। Sinus rhythm with markedly prolonged PR interval, and there is also left bundle branch block. तो इसमें ओवरऑल देखें तो 5-6 फीचर्स थे जिनको आपको बड़ी गौर से देखना था टू कम टू फाइनली कंक्लूड अबाउट रिदम। अब हम आपको बताते हैं कि एक्चुअली रिदम ईसीजी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि हम जब ईसीजी देखना सीख लेते हैं थोड़ा बहुत, तो हम क्या करते हैं, ऑब्वियस एबनॉर्मैलिटी बस हमारी टनल विजन बन के और हमें सिर्फ वो नजर आता है और बाकी चीजें हम देख नहीं पाते। और उसकी वजह क्या होती है कि हमने ईसीजी सिक्वेंशियल लॉजिकल पैटर्न से सीखी ही नहीं है कभी। हमने कैसे सीखी है? दूसरों को देखता हुआ और बुक, और फिर कहीं राउंड, कहीं डिस्कशन, और इस बुनियाद पे हमने वो पैटर्न, ईसीजी का एक पैटर्न है, जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, स्विच ऑन किया, चीजें देखी, बाकी ये वो, हर चीज को देख के फिर फाइनल कंक्लूजन देना होता है चीजें नॉर्मल है या नहीं। तो अगर आप याद करें, हमने कंडक्शन सिस्टम क्या बताया था कि कंडक्शन यानी रिदम का ओरिजिन कहां से होता है? नॉर्मली रिदम का ओरिजिन कहां से है? ऐसे नोट। फिर ये रिदम क्या करता है? एट्रिया को डिपोलराइज करता है, जिसके नतीजे में क्या होता है? पी वेव नजर आती है आपको। फिर ये कंडक्शन कुछ देर के लिए कहां डिले करती है? जो किससे जाहिर होती है ईसीजी पे? पीआर इंटरवल से। देन दिस कंडक्शन हिस बंडल से, राइट लेफ्ट बंडल, और अल्टीमेटली परकंजी फाइबर्स, एंड देन डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, जो आप किससे अंदाजा करते हैं ईसीजी पे? क्यूआरएस से। और ये एक कार्डियक साइकिल, ये पूरा पैटर्न एक खास रिदम से चलता रहता है। नॉर्मली इसका रिदम क्या है? 62, और रेगुलर भी। इसका मतलब है कि जब आपको देखना है कि एक रिदम स्ट्रिप आपको दिखी जिसमें 10, 20, 12, 14 जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, क्या हर के पहले पी वेव? भाई ये एक बस का रूट है ना, जो कहां से शुरू होती है? ऐसे नोड से शुरू होती है और परकंजी फाइबर पे खत्म हो जाती है, और बस ये हर थोड़ी देर बाद ये बस अपने रूट पे स्टार्ट होती है, यहाँ पे खत्म हो जाती है, स्टार्ट होती है, खत्म। और अंदाजा किस तरह होता है कि ये एट्रिया से गुजरी सही रास्तों पे? पी वेव। इसने एवी नोड पे उतना ही देर का स्टॉप किया जितना इसको करना चाहिए था, तो वो किससे पता चलेगा? पीआर इंटरवल से। उसका आप ड्यूरेशन देखेंगे। और फिर मैं इसको थोड़ा सा समझाने के लिए मजीद करता हूं कि आगे 2 हाईवेज हैं, राइट एंड लेफ्ट बंडल्स, कि ये बस 2 हिस्सों में उसके बाद फौरन तकसीम हो जाती है, और उन हाईवेज पे एक सिमिलर स्पीड से जाती है। इसका इम्पैक्ट आएगा अभी जब हम डिजीज और पैटर्न पे आएंगे ना, तो फिर आप ये समझ पाएंगे कि इसका मतलब क्या है। तो उस पे जाती है, जिसकी वजह से क्यूआरएस, गो के क्यूआरएस 2 डिफरेंट कंडक्शंस के मिल के बन रहा है, बट सिंस देयर स्पीड इज सिमिलर, कि वो हाईवे पे एक ही स्पीड से गई, अपने सारे मुसाफिर उतार दिए, तो क्यूआरएस एक ही पैटर्न से बना। ठीक है? तो ये कुछ आपने देखना होता है हर कॉम्प्लेक्स में। तो इसका मतलब है कि देयर आर फ्यू स्टेप्स ऑफ रिदम असेसमेंट, और वो क्या हैं वो मैं आपको भी दिखाता हूं, कि अगर आप वो स्टेप्स फॉलो करेंगे
you will never miss a rhythm. Yeah, at least you are confident to say this is normal sinus rhythm and this is arrhythmia. What is it? We'll come to it later. But if you apply these 5 steps to every rhythm, you will be able to judge what it is. Like this rhythm, step 1 is just leave everything aside. Calculate rate. That's the first thing. अभी छोड़ दें सब कुछ. रेट बताएं कि क्या है. ठीक है? मैं अभी रेट का तरीका आपको बताऊंगा, फिर आपसे ही पूछूंगा कि रेट क्या है. सेकंड स्टेप, अब रेट जब आपने कैलकुलेट कर लिया तो आप सब कुछ छोड़ दें. ये देखें कि आर आर इक्वी डिस्टेंट है या नहीं है. यानी अभी पी शी के चक्करों में ना पड़े. जस्ट लुक एट आर आर वेदर दे आर इक्वी डिस्टेंट और नॉट. रेट से आपने फैसला किया कि 60 से 100 के दरमियान है. भाई 30 का रेट नहीं है, 150 का रेट नहीं है, कि आपको कोई अभी परेशानी मरीज में नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है. अगला स्टेप आप शुरू हुए रेगुलरिटी. तीसरा स्टेप है पी वेव्स. पी वेव के 4 मजीद पॉइंट हैं दैट आई विल टेल यू फर्दर. लेकिन तीसरा स्टेप इस रिदम असेसमेंट में पी वेव का है. फोर्थ, PR interval. And this PR interval should be assessed in every complex. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स का PR इंटरवल देख के खुश नहीं हो जाए कि नॉर्मल है. उसको पूरा 12-14 कॉम्प्लेक्स जितने हैं सब में देखना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसका भी इंपैक्ट आप देखेंगे अभी हम एरिथमियास पे आएंगे तो. एंड लास्ट पार्ट वाज QRS ड्यूरेशन. नैरो है या ब्रॉड है. ठीक है. अब रेट देखने का तरीका क्या होता है? सिंपल 2-3 तरीके मैं आपको बता देता हूं. एक तो आसान तरीन ये है कि आप 10 सेकंड की स्ट्रिप काउंट करें, क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द ECGs आर 3 चैनल और इवन 6 चैनल्स, कि वो उसमें पूरी नीचे रिदम स्ट्रिप भी आई हुई होती है. रेयर कहीं पे अभी सिंगल चैनल होती है, वरना हर जगह वो रिदम स्ट्रिप नीचे मौजूद होती है. आपने 6 सेकंड स्ट्रिप की. 6 सेकंड स्ट्रिप क्या मतलब? यानी 5 लार्ज स्क्वायर 1 सेकंड, तो फिर 30 लार्ज स्क्वायर वो 6 सेकंड हो जाएंगे. उसमें जितने QRS कॉम्प्लेक्स हैं वो गिने और उसको 10 से. एक्चुअली आपने किया क्या? आपने ये देखा कि 10 सेकंड में इतनी मर्तबा हार्ट कॉन्टैक्ट हुआ, तो एज्यूम किया कि 60 में कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 10. सॉरी, हमने 6 सेकंड में किया, सॉरी मेरी गलती थी. ये 6 सेकंड में इतना हुआ, तो 60 में कितना होगा, उसको 10 से. ये फॉर्मूला रेगुलर पे भी अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर किसी इररेगुलर रेट में बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी आ रही है तो कभी कभार हो सकता है कि ये आपका रेट का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि आपने एक सैंपल लिया है 6 सेकंड का और एज्यूम किया है कि बाकी 60 सेकंड में इसी तरह चल रहा होगा, तो एक एस्टिमेशन होगी, उसकी एग्जैक्ट रेट नहीं होगा. ठीक है. दूसरा तरीका जो हम थर्ड ईयर से जानते हैं, 1 लार्ज स्क्वायर 30, 2 लार्ज स्क्वायर 150, 3 लार्ज स्क्वायर 100, 4 लार्ज स्क्वायर 75, ये आप याद कर लें. और इसमें फिर आसान ये होता है, ये देखें 3 से ज्यादा हो और 3 से कम ना हो, और 5 से 3 से कम का मतलब 100 से ज्यादा हो गया, 5 से ज्यादा का मतलब 50 से 60 से कम हो गया, तो 3 से 5 के दरमियान मतलब रेट नॉर्मल है. इससे बस प्रॉब्लम ये होती है कि आप एग्जैक्ट रेट कैलकुलेट कभी कभी रफ आइडिया ले लेते हैं. हाँ, आपके 2 QRS बिल्कुल एग्जैक्ट 3 या 4 पे हैं तो आप कह सकते हैं 100 या 75 का रेट. लेकिन मैं आपको एक और, जो किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, एक फार्मूला दे रहा हूं जिससे आप इन स्क्वायर से भी एग्जैक्ट फार्मूला बता सकते हैं. लाइक किसी का 2 RR के दरमियान डिस्टेंस है 2 लार्ज स्क्वायर एंड 2 स्मॉल स्क्वायर्स, तो आपके ख्याल में इसका रेट कितना होगा? 2 लार्ज एंड 2 स्मॉल. वेरी गुड. 130. 3 लार्ज और 1 स्मॉल 95.
अब ये मैं कहां से बता रहा हूं? वन लार्ज वन स्मॉल, वन लार्ज वन स्मॉल, मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा 270। और ये मैं आपको एक बार ये दिखा दूंगा तो आपको मेमोराइज हो जाएगा ये। सॉरी, ये देखें, एक लार्ज स्क्वायर अगर है दरमियान में तो 300 का रेट है, दो लार्ज हो गए तो रेट कितने का हो गया? तो इसका मतलब है एक लार्ज से टू लार्ज की तरफ जाते हुए हर स्मॉल स्क्वायर 30 का रेट कम करता है, ठीक है। सिमिलरली टू लार्ज से थ्री लार्ज पे जाते हुए हर स्मॉल स्क्वायर 10 का रेट कम करता है। तीन से चार लार्ज स्क्वायर की तरफ आप जा रहे हैं तो हर स्मॉल स्क्वायर 5 का रेट कम कर रहा है। चार से पांच की तरफ आप जाएंगे तो हर स्मॉल स्क्वायर 3 का रेट कम करेगा। आगे भी हम जा सकते हैं, इसके बाद 2 का रेट कम करेगा। तो ये सारी वही स्टैंडर्ड की कैलकुलेशन है कि उसकी बुनियाद पे हमने कर लिए, लाइक वन लार्ज एंड टू स्मॉल तो 240 का रेट है। सिमिलरली दो लार्ज और तीन स्मॉल्स हो गए तो 120 का रेट है। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें अब कोई मुझे रेट बताएगा कितना है? पहला स्टेप हमारे रिदम असेसमेंट का जी 88। लेट्स सी वन QRS ऑन बोर्ड दैट इज लुकिंग लाइट ऑन दिस। थोड़ा सा इस तरफ है लेकिन है, यहां से आप आगे चलें, ये थोड़ा सा इस जानिब है, तो उसको देखते हुए ये लग रहा है कि 3 लार्ज एंड 1 स्मॉल, इजंट इट? बहुत हुआ तो 1.5 स्मॉल कर सकते हैं, यही है। तो 92 95 विल बी द रेट। तो यहां पे रेट कितना बना? 95। कोई अगर थोड़ी सी बहस करे तो मैं 92 भी मान लूंगा, 93 भी मान लूंगा, लेकिन एग्जैक्ट बहुत एस्टिमेशन करें तो 95 तो पक्का है, क्योंकि 3 लार्ज और 1 स्मॉल यहां पे है और रिदम रेगुलर है। सेकंड स्टेप क्या था हमारा? तो आपके ख्याल में क्या है? इक्विडिस्टेंट है आरआर या नहीं? इक्विडिस्टेंट है, तो रेगुलरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक मामला है। लेकिन जब भी आप इर्रेगुलरिटी देखेंगे तो वो 3 पैटर्न में होती है, इर्रेगुलरली इर्रेगुलर, रेगुलरली इर्रेगुलर या ओकेजनल इर्रेगुलर, कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बीच में एक गड़बड़ आई, एक हुआ, कोई पैटर्न ही नहीं है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। एक है कि हर 3 के बाद कोई गड़बड़ आती है, फिर हर 3 के बाद कोई गड़बड़ आती है, तो दिस इज रेगुलरली इर्रेगुलर। तो ये भी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, गौर से उसको देखना है, और फिर जब आप बहुत से इरिथमियास खुद जज करेंगे तो आंखों को आदत हो जाती है देखने की उसके। तो यहां पे क्या है? रेगुलर। थर्ड वाज द पी वेव। अच्छा, मैंने पहले कहा था कि पी वेव के मैं 4 मजीद पॉइंट्स आपको बताऊंगा। तो व्हाट आर दोस 4 एडिशनल पॉइंट्स जो फिर आपको मुझे आंसर में बताने हैं कि वो इसमें क्या है। पी वेव प्रेजेंट और एब्सेंट। सो प्रेजेंट। सेकंड, सिमिलर और डिसिमिलर। सो क्या ख्याल है? सो दे आर ऑल सिमिलर पी वेव्स। अच्छा, फिर होता है कि डू द पी वेव अकर एट अ रेगुलर रेट। ये क्या मतलब होता है कि कभी कभार आप ऐसा सोचें कि देयर इज नो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड मार्च पी वेव्स एज कि उसमें कोई क्यूआरएस नहीं है। अब जब वो मार्च करते हुए आप चलें तो ये देखें कि पी का अपना रिदम ठीक है, बिल्कुल रेगुलरिटी से आ रहा है या नहीं। तो व्हाट डू यू थिंक हियर? इट्स रेगुलर। और इज देयर वन पी वेव बिफोर ईच क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स? यानी ऐसा भी हो सकता है कभी एक से ज्यादा हो, और ऐसा भी हो सकता है कभी हो ही ना। So that you have to see and finally decide, is there one P before each QRS or not? ये 4 पॉइंट्स आप पी के देख लेंगे तो ये एक निशानी है अच्छे बच्चे की, साइनस पी वेव की निशानी है, ठीक है। तो यहां पे इंटरप्रिटेशन क्या कहलाएगी कि नॉर्मल पी वेव विद वन पी वेव बिफोर ईच क्यूआरएस विद रेगुलर रिदम एज वेल, एंड दे आर ऑल सिमिलर।
चौथा पॉइंट था पीआर इंटरवल, वो भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पी जहां से शुरू होती है वहां से आपने कैलकुलेट करना है और जहां तक क्यूआरएस है, और फिर देख लेना है कि इसकी ड्यूरेशन कितनी आ रही है हर कॉम्प्लेक्स में। तो यहां पे ये 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर्स नॉर्मल कहलाती है, 3 से कम ना हो 5 से, तो यहां पे ये भी ठीक है। फिर आखिरी पार्ट है क्यूआरएस ड्यूरेशन। दोनों बसें बिल्कुल एग्जैक्टली डिवाइड होने के बाद वो बस दोनों हाईवे पे सही गई या नहीं गई एक स्पीड से, दैट इज नैरो क्यूआरएस। तो ये यहां पे क्या है, नैरो है। तो ये आपने क्यूआरएस को जहां से वो स्टार्ट हो रहा है जहां पे एंड हो रहा है एग्जैक्टली उसका ड्यूरेशन देख के फैसला करना है कि क्यूआरएस कैसा है। अब क्विकली इसको रिवाइज करें और इन्हीं स्टेप्स के साथ जो मैंने अभी बताए हैं कि स्टेप 1 क्या था, अब हम कोई ना कोई लॉजिकल एक सीक्वेंस बना लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं। स्टेप 1 क्या था, रेट। वेरी गुड, बताएं रेट। इसमें रेट आपके ख्याल में 95। वेरी गुड। रिदम आप बताएं क्या है, रेगुलर। वेरी गुड। आगे भाई हम रिदम में ही चल रहे हैं, हम तैयार हो जाएं। पी वेव, पी वेव के 4 पॉइंट्स थे, बताएं प्रेजेंट है या नहीं है। वेरी गुड। दूसरा पॉइंट पी वेव का, कैसी है इसमें, सिमिलर डिसिमिलर, सिमिलर। तीसरा पॉइंट पी वेव का, तो आपके ख्याल में यहां पे रेगुलर रेट पे हैं या नहीं है जी, हैं। चौथा पॉइंट पी का क्या था, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस रिदम। सो देयर इज वन पी बिफोर ईच क्यूआरएस, तो पी की सारे फीचर्स नॉर्मल हैं। अगला स्टेप, what do you think about PR interval in this? So it's within normal limit. So PR interval is also normal. आखिरी step, QRS duration, which is also narrow. So what is your conclusion about this rhythm? Yes. Can we have a mobile mic so that these voices can be recorded in your recording? या आप आगे पास कर दिया करें जिससे हम सवाल कर रहे हो जी। What is your conclusion about this rhythm? This is a normal sinus rhythm. We are in sinus rhythm right now. Don't go into atrial fibrillation. So I'm asking him, not you. There will be this mic will go and come to you as well. So let's conduct in a normal pattern. So it's a normal sinus rhythm. Very good. And how you have decided? By seeing these 5 plus 4 feature, isn't it? अब मुझे बताएं कि ये 5 प्लस 4 फीचर आप किसी रिदम में देख के कितने कॉन्फिडेंट होंगे कहने के लिए कि ये नॉर्मल साइनस रिदम है या नहीं है, मुझे बताएं। Isn't it? अगर ये सारी चीजें आपको किसी रिदम में मिल रही हैं तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं ना कि ये नॉर्मल साइनस रिदम है। और वो क्या क्या देखना है, रेट 60 से 100 के दरमियान हो, आर इक्वी डिस्टेंट हो। कोई रॉकेट साइंस है इसमें, सिंपल कैलकुलेशंस हैं सिर्फ। फिर क्या देखना है, पी प्रेजेंट एब्सेंट, सिमिलर डिसिमिलर, पी रिदम रेगुलर, और हर क्यूआरएस से पहले एक पी वेव। फिर पीआर इंटरवल की कैलकुलेशन हर कॉम्प्लेक्स में। आखिरी पार्ट क्यूआरएस नैरो। अब इस डिस्क्रिप्शन के बाद भी अगर कोई ये ना बता सके कि ये नॉर्मल साइनस रिदम है या अभी मैं इरिथमिया की बात ही नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट सेइंग अबाउट रिकॉग्नाइजिंग नॉर्मल साइनस रिदम के कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो कोई रॉकेट साइंस है इसमें, क्यों? क्योंकि हम लॉजिकल पैटर्न सीक्वेंस में ईसीजी नहीं देखते, दैट्स व्हाई वी मिस थिंग्स, क्योंकि वो आदत नहीं होती। अभी इस गाड़ी पे मैं किसी नए आदमी को बिठाऊं, मैंने लेक्चर पूरा दिया, वो क्या होगा, कभी आंख इधर कभी वो उधर, क्यों? प्रैक्टिस। सो दैट मीन्स व्हाट इज नीडेड इन ईसीजी इज practicing with some sequence in your mind that you have to look things in this fashion.
वो जो मैंने बेसिक्स बताई वो भी। सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन, पैटर्न रिकॉर्डिंग का, क्लियर हो गए कि सारी लीड सही रिकॉर्ड हुई हैं, एक्सेस देखा, देन केम टू दिस रिदम। एक पैटर्न बनाए ईसीजी देखने का, अपने आप को कंपेल करें और आज के बाद आप रोजाना 5 ईसीजी इस तरह देखने, नेट से उतार के कहीं से भी, सिर्फ 10 से 15 मिनट दे दें दिन की। जस्ट अ मंथ इज नीडेड कि आप ईसीजी देख के यूं बताएंगे बस ये देखिए, ये सारी चीजें माइंड में टक 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 खुद आएंगी और आप खुद उसमें देख के फैसला कर लेंगे कि ये ठीक है या नहीं है। ठीक है, फिर एबनॉर्मैलिटीज पिक करने का एक्यूमेंट बढ़ता जाएगा, बट एटलीस्ट डिसाइडिंग इट्स नॉर्मल और एबनॉर्मल वो आप कर पाएंगे। अब इसके बाद अब मुश्किल मसला आने वाला है, माइक आगे कर दें। अब पहला एरिथमिया आएगा। अब करना क्या है, सिर्फ आपने ये सारे स्टेप्स अप्लाई करके एरिथमिया का नाम बताना है और डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल साइनस रिदम, यानी वो क्या चीजें थी जो इन 5+4 चीजों को फॉलो नहीं कर रही थी, उसमें क्या गड़बड़ हुई, तो आपने उसकी बुनियाद पे कह दिया कि ये वाला एरिथमिया है। जी, व्हाट डू यू थिंक दिस रिदम इज? Rate is abnormal. Yes, rate is fast, okay. Rate is around like 150 or maybe slightly lower than that. So 140 to 150 is the rate. So rate is fast, straight away beyond your normal sinus rhythm. So ये तो पक्का हो गया कि normal sinus rhythm नहीं कहलाएगा। RR equiduct नहीं है। Very good. दूसरा स्टेप आपका बिल्कुल ठीक है, इक्विडिस्टेंट है, रेगुलर है बिल्कुल। पी के भी सारे फीचर नॉर्मल है, प्रेजेंट है, सिमिलर है, रेगुलर रिदम है, 1p बिफोर क्यूआरएस है, पीआर इंटरवल भी ठीक है, क्यूआरएस भी नैरो है। सो व्हाट्स द कंक्लूजन? अब आपने खुद ही फीचर ने आपको कंक्लूजन बता दिया है। साइनस टैकीकार्डिया। एंड व्हाट्स द डेविएशन? व्हाट्स द डेविएशन? Rate. So if rate is fast and rest of the things are similar, it's sinus tachycardia. यानी वो बस अब जो पहले 60 से 100 मरतबा चलती थी, अब अचानक मुसाफिर ज्यादा हो गए, अब वो 105-50 मरतबा आ रही है उसी सेम पैटर्न पे। अब यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट्स कौन कौन है, क्योंकि हम चाहेंगे ताकि फोकस रहें, उन्हों को ही कटहरे में खड़ा करें। आप अच्छा, ऑप्थेल्मोलॉजी की कोई मेडिसिन का है यहाँ पे? एनी फैमिली मेडिसिन? कोई पोस्ट ग्रेजुएट मेडिसिन का नहीं है यहाँ पे। कार्डियोलॉजी वालों को तो हमने अलाउ नहीं किया ताकि ज्यादातर उनको पहुंचे जिन तक ये मसला पहुंचता नहीं है चीजें। कोई भी नहीं? हाउस ऑफिसर कौन है? अब तो और बिल्कुल हाथ नीचे हो जाएंगे। चले चलते हैं, आप लोग ही कुछ ना कुछ साथ हमें हेल्प आउट करते रहे। इसमें बताएं क्या है, तो फिर आप लोग ज्यादा वो नहीं है तो फिर उसमें हमारा ना पॉज ज्यादा आ जाएगा, तो टाइम जाया होगा। तो फिर हम साथ साथ चलते हैं, लेकिन चाहेंगे जरूर कि आप मेंटल एक्सरसाइज जरूर करें। कोई नहीं बता सका तो यहाँ कोई बेइज्जती नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है कि परेशान हो बिल्कुल भी। देखें इसमें क्या है, पहला स्टेप क्या हुआ, रेट फास्ट है और अब उससे भी ज्यादा फास्ट है। आर रेगुलर है, इक्विडिस्टेंट है, पी नजर ही नहीं आ रही, देयर इज नो पी वेव, और फिर क्यूआरएस नैरो है। अब लॉजिकल सीक्वेंस क्या बन रही है कि ये बस शुरू साइनस नोड से नहीं हो रही क्योंकि पी नहीं है, लेकिन सब कुछ नैरो है, तो डिवाइड होने से पहले वाला काम चल रहा है। तो दिस इज सुप्रावेंट्रिकुलर। इसकी मैं तफसील में नहीं जा रहा हूं, इसमें अब उसकी भी बड़ी डेप्थ है, एवीआरटी, एवीएनआरटी, वो अब छोड़ दें। आपके लिए इतना बस काफी है कि ये नोड या उससे ऊपर है, क्योंकि पी नहीं है तो सुप्रावेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल से ऊपर है, क्योंकि पैटर्न नॉर्मल फील है, वो पी नहीं है बस, और टेकीकार्डिया भी है। तो सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, इसकी पहचान क्या होती है, नैरो कॉम्प्लेक्स विदाउट पी वेव और रेट फास्ट। यहां
ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा, चाहे आप ऑप्थेल्मोलॉजी में हो, चाहे गायनी में हो, चाहे सर्जरी में हो, किसी स्पेशलिटी में जाएंगे तो इस रिदम को तो बहुत अच्छे से पहचाने जी। और डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल साइनस रिदम क्या है? अभी इसको उस तरह से ना पहचाने जैसे आपने अभी पहचान लिया कि बस है, उस तरह पहचाने जो पहचान हमने बताई है। रेट 6 सेकंड स्ट्रिप चाहिए होगी तो 70 से 80 के दरमियान बनेगा रेट। रिदम इरेगुलरली इरेगुलर, कोई पैटर्न ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कोई पैटर्न बनाए या ना बनाए। पी एब्सेंट है, जो नजर आ रही है वो सब की सब फिब्रिलेटरी, और जब पी एब्सेंट हो गई तो पीआर इंटरवल की कहानी खत्म। क्यूआरएस नैरो है। तो अब ये समझ में आया कि ये भी अगेन जो कुछ है वेंट्रिकल से ऊपर है लेकिन कोई पैटर्न नहीं है। तो ये बस अपने स्टॉप से नहीं शुरू होती, जहां भी चाहा एट्रिया से बस शुरू हो जाती है, और कोई रिदम भी नहीं है। दो इधर से निकली पाकिस्तानी ट्रैफिक है ये, कि जहां से मर्जी जिसको रास्ता मिला एवी नोड से वो घुस के आ गई नीचे। वही चीज थोड़ी सी डिफरेंट वे में, कौन बताएगा? फ्लटर है, वेरी गुड, क्योंकि इसकी मैंने एक ईसीजी आपको पहले दिखाई थी, पी नॉर्मल से बहुत ज्यादा आ रही है। अब यहां क्या है, उसी किस्म का काम है लेकिन कोई एक फोकस है जहां से नॉर्मल से ज्यादा रेट जनरेट हो रहा है। नॉर्मली 60 to 100 होता था, यहां 150 300 का रेट जनरेट हो रहा है एट्रिया के किसी एक फोकस से। तो ये एट्रिया अपनी नॉर्मल रिदम भूल गया है क्योंकि ऐसे नोट जनरेट, तो कोई एक फोकस मुसलसल। अब उसमें से एक साथ जब 4-5 बसें निकलती हैं तो आगे गली एक है, तो उसमें से 4-5 में से कोई एक आगे जा पाती है, बाकी उधर ही खड़ी हो जाती है। फिर अगली को वो मौका मिला वो ही, तो 4:1 की कंडक्शन चल रही है। कभी कभार ये गली थोड़ी बड़ी हो जाए तो 2:1 की कंडक्शन भी शुरू हो जाती है, तो रेट 150 का बन जाता है। जैसे अभी हमने पिछली एक ईसीजी में देखा था, रेट बढ़ाया था तो आइडिया हुआ, जिसमें आपको पी फिर आइडेंटिफाई नहीं हो रही होती है कि पी है या टी है, तो फिर आप उसको बढ़ाते हैं तो आपको आसपास थोड़ी सी पी नजर आ जाती है। तो इट्स एट्रियल फ्लटर, और ये आदमी कभी भी आप ईसीजी के बगैर पिक नहीं कर सकेंगे। रेट इसका कितना आ रहा होगा? 75 आ रहा होगा ना, तो आपने एज्यूम कर लिया साइनस रिदम। वीसीजी करेंगे तो बताएंगे ना साइनस है या फ्लटर विद 4:1 कंडक्शन है, क्योंकि है भी रेगुलर, क्योंकि फ्लटर होता भी रेगुलर है अक्सर, क्योंकि वो एक पैटर्न से कंडक्शन चल रही है। ठीक, ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। इसमें इसकी क्लिनिकली इंपॉर्टेंस नहीं है, ये क्लिनिकली ये लोग बस ऐसे ही हमारा दिमाग खाते रहते हैं। ये नॉर्मल वेरिएशन है, कभी कभी किसी डिजीज की वजह से होता है, लेकिन ये है क्या? अपना रूल अप्लाई करना शुरू करें। रेट, अभी रेट कैलकुलेशन की बात हो रही है, आप रेट में ही रिदम पे चले गए। अभी रेट की बात हो रही है, रेट तकरीबन ठीक आएगा, इसका अराउंड 70 के करीब ही आएगा, तो रेट ठीक है। रिदम को डिस्क्राइब कौन करेगा? इर्रेगुलर का पैटर्न क्या है जी? ओकेजनल इर्रेगुलर, वेरी गुड। ये किसने कहा? वेरी गुड, ओकेजनल इरेगुलर। अब इस ओकेजनल इरेगुलरिटी को अगर मैं इस रिदम को इस तरफ देख रहा हूं, मेरे पास नहीं है, तो आप क्या बताएंगे भाई ये वाली एब्नॉर्मैलिटी है इसमें रिदम में? किस तरह बयान करेंगे कि सर ये ईसीजी मैंने देखी है, इसमें ये रिदम एब्नॉर्मैलिटी मुझे लग रही है। सेकंड एंड सेवंथ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस are coming prior to expected, isn't it? जिस हिसाब से उसको आना चाहिए था उससे वो थोड़ा सा पहले आया हुआ है। सेकेंड एंड, बाकी जो एक पैटर्न चल रहा है वो एक रिदम से चल रहा है, लेकिन ये दो जो हैं ये वक्त से पहले आए हैं, और उसके नतीजे में क्या हुआ है, इसके बाद पॉज थोड़ा बढ़ गया है। अब अपने पी पे आए, सब जगह पी हैं, सारी सिमिलर है सिवाय ये सेकंड और सेवंथ वाली, ये डिसिमिलर है, और सारी सेम पैटर्न पे आ रही हैं, ये दोनों वक्त से पहले आ रही हैं, isn't it? उस रिदम में आप पी के देखें तो ये दोनों पहले आ रही हैं,
पी आर इंटरवल हर जगह नॉर्मल है, इन दोनों का थोड़ा सा शॉर्ट है, क्यू आर एस नैरो है। क्या लॉजिकल कंक्लूजन बनेगा? मुझे पता है कोई कार्डियोलॉजी वाले नहीं है, मेडिसिन वाले नहीं है, ये आज मेरी टीचिंग स्किल का बहुत बड़ा इम्तिहान है। आपने बात सही की लेकिन उसका लेबल गलत लगा दिया। आपने इसको वेंट्रिकुलर बीट क्यों बनाया? इज इट एट्रियल बीट एंड इट्स प्रीमेच्योर। एट्रिया में कोई ऐसा पॉइंट है जो साइनस से पहले फायर कर देता है, तो एट्रियल प्रीमेच्योर बीट। सिमिलर लॉजिकल कंक्लूजन के साथ है सब कुछ। पी है तो एट्रिया के किसी ऐसे फोकस से है कि इतना उसने डीपोलराइज किया कि पी बन गई, लेकिन डिसिमिलर है बाकी सबसे। वक्त से पहले है तो प्रीमेच्योर है, प्रीमेच्योर एट्रियल बीट। और एट्रियल प्रीमेच्योर की निशानी क्या है? क्यूआरएस वैसा ही होगा जैसा बाकी क्यूआरएस है, क्योंकि नोड के बाद वो बस एक ही तरह से चली। तो ये इसका पैटर्न है। यहां आपकी बात आ गई, लेकिन इसको समझाना पड़ेगा क्यों, वाई वी आर सेइंग इट पीवीसी। सो अब आप अपने उसूल पे जाएं। रेट ठीक है बिल्कुल, रिदम रेगुलर है सिवाय आखिरी बीट के जो वक्त से पहले आई हुई है। सबके साथ पी है, आखिरी बीट के साथ पी, सब सिमिलर हैं और आखिरी बीट एक अजीबो गरीब किस्म की है। सो दिस इज बिकॉज दिस इज फ्रॉम द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में एकदम से निकली, और अब जब कोई हाईवे पे ना हो, गाड़ी खड्डों में जाए और चल के एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, तो टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। और पैटर्न किस बुनियाद पे होगा कि वो कहां से कहां गई? भाई यही सेम लीड जो क्यूआरएस रिकॉर्ड कर रही है वो तो यूं कर रही है ना, एवी नोड से एपेक्स, लेकिन ये पीवीसी अगर राइट से लेफ्ट गई तो उसी लीड में इस तरह आएगी, लेफ्ट से राइट गई तो इस तरह आएगी, ऊपर से नीचे गई तो किसी और तरीके से आएगी, नीचे से ऊपर गई ये भी मुमकिन है कि एपेक्स से जनरेट हो और वापस इधर आए तो कुछ और तरह आएगी। तो इसकी कोई शेप इस वजह से, लेकिन इसकी मौजूदगी अगर सिमिलर शेप चल रही है तो आप ये कह सकते हैं मोनोमॉर्फिक है। जो पॉइंट गड़बड़ कर रहा है वो एक है, मुख्तलिफ शेप्स होनी शुरू हुई तो पॉलीमॉर्फिक है, यानी वेंट्रिकल के अंदर भी मुख्तलिफ मकामात से आ रही है। इसका मतलब क्या है कि कुछ देर में ये झगड़ा होने वाला है आपस में, वीएफ, क्योंकि मल्टीपल पॉइंट्स हैं तो वीएफ में जाना है थोड़ी देर में। ये यहां जैसे एक नहीं दो पॉइंट्स हैं, क्योंकि एक ही लीड में दो शक्लों की है और एक दूसरे के ऑपोजिट एम्पलीट्यूड है, तो इसका मतलब है एक ऊपर से नीचे गई है, एक नीचे से ऊपर गई, और पैटर्न वही सारा है, वक्त से पहले, ब्रॉड, बिजार। इसमें लिखने में ये सारी वीडियोस हैं, और इंशाल्लाह विद इन अ वीक, थोड़ा से पैसे खर्च कर लीजिएगा, किताब खरीद लीजिएगा, हफ्ते 10 दिन में किताब आ जाएगी इंशाल्लाह। तो ज्यादा कंसंट्रेशन अपनी इधर बातों पे रखें, और ये वीडियो हार्डली 1.5 से 2 घंटे की है। कल जाके छुट्टी है, उसमें से आप लेके पॉइंट सारे लिख सकते हैं, और वो ज्यादा एक्सटेंसिवली डिस्क्राइब वीडियो है, तो परेशान बिल्कुल ना हो कि कोई चीज आपकी मिस हो रही है इस लाइव सेशन में। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। नॉर्मल क्यूआरएस का कॉन्सेप्ट क्या है? बस ऊपर से उतरी और दो हाईवेज पे, इस वजह से आपका क्यूआरएस नैरो। लेकिन पीवीसी का कॉन्सेप्ट क्या है कि वेंट्रिकल में कोई भी एक पॉइंट जहां से स्टिमुलस जनरेट हुई और अब वो सेल टू सेल जा रही है, यानी वो जीप आपकी 4 व्हीलर है जो करती भी गई, तो अब वो इतना टाइम लगाएगी, पहले वो यूं शुक करके बिल्कुल चली गई थी, इसी वजह से ये बुजौर, ब्रॉड। अब वही पैटर्न अगर फास्ट हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। रेगुलर है, सेम शक्ल का है, लेकिन ना इसके साथ पी है और ब्रॉड बिजार है, तो वही फोकस पॉइंट अब क्या कर रहा है? तेजी से रिदम जनरेट कर रहा है, तो दिस इज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। और वही पैटर्न लॉस कर दे तो वीफिब बन जाएगा, कि वहीं से अब मल्टीपल जगहों से वो चीजें आ रही हैं तो वीफिब हो गया। तो ब्रॉड बिजार विदाउट डिसिमिलर कॉन्फ़िगरेशन, तो वो वही सारी चीजें, ये भी वीएफ,
अब हम स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ जा रहे हैं। कोई बताएगा क्या है? वो जो जिनसे मैंने पहला रिदम पूछा था ना, उन्हीं से पूछते हैं। आपका नाम क्या है डॉक्टर साहब? अब्दुल समी, स्टूडेंट हो? स्टूडेंट है, कोई बात नहीं, ये आप बता सकेंगे। वो पांचों चीजें अप्लाई करें और बताएं, और फिर डिविएशन फ्रॉम साइनस रिदम बताइएगा। स्लो रेट वेरी गुड। और कितना रफली बता सकते हैं? to 50 to 60. 50 to 60। वेरी गुड, चलें आगे। Equidistance RR recession. वेरी गुड, रेगुलर। RR distance. पी की बातें? P की बातें similar और dissimilar. Similar P. वेरी गुड, All similar P. At regular distance P all distance. ठीक। It's present. यानी सारे फीचर पी के भी नॉर्मल है, एक है, हर उसका अपना रिदम भी रेगुलर है, सिमिलर भी है, पीआर इंटरवल भी ठीक है, क्यूआरएस भी नैरो है। क्या बना? साइनस ब्रेडिकार्डिया। जैसे वो टेकिकार्डिया था, यहाँ इशू सिर्फ रेट का है बस। ठीक है, अब चीजें मुश्किल होंगी इससे इससे। अब ये वापस रिदम को हम उल्टा चलाते हैं। अब आप अपना माइक आगे दे दें। नहीं, इस तरफ नहीं, इसी तरफ। कंडक्शन नहीं, बस इधर ही चलेगी बस। Okay, so the rate is slow and the PR interval has increased. वेरी गुड, बट यू हैव जंप्ड फ्रॉम रेट टू पीआर इंटरवल Yeah, स्टेट। the rhythm is फोर्थ पॉइंट पे नहीं जाना था, पहले Okay, सेकंड तो- पॉइंट पूरा करना है। okay. रिदम तो- इज रेगुलर, yes, it's पी regular. प्रेजेंट, P present. वन and- बिफोर ईच क्यूआरएस, Yes, सिमिलर, similar. एंड पी रिदम इज रेगुलर। Yeah. ठीक है, आगे दे दें। अब वो वाला स्टेप आ गया जो आपने पहले बता दिया था जी। सर पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग जी। अच्छा, अब जब भी प्रोलॉन्ग होगा तो आपने आगे पीछे सब जगह देखना है कि प्रोलॉन्ग है तो प्रोलॉन्ग के साथ फिक्स है या वेरिएबल है। ये अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें है कि जब भी पीआर प्रोलॉन्ग मिलेगा तो आगे पीछे देखना है कि प्रोलॉन्ग वेरिएबल या प्रोलॉन्ग फिक्स, ये जरूर देखना है। सर फिक्स्ड है फिक्स है, वेरी गुड जी। आखिरी स्टेप क्या था? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ड्यूरेशन विच इज नैरो। नैरो। So what's the conclusion? Very good. Which type of AV block? First degree AV block, because you have just prolonged PR with sinus brady as well, because rate is also slow. So sinus brady plus first degree AV block. आगे दे दें जी। क्विक हमें अगले 15 मिनट में मामलात निपटा देने हैं। Rate would be around 50 something. रेट कम की तरफ है, 6 सेकंड स्टेप बनानी पड़ेगी, तकरीबन 50 के करीब बनेगा। एग्री। रिदम इर्रेगुलर, लेकिन किस किस्म का इर्रेगुलर? ओकेजनल इर्रेगुलर। वेरी गुड। अच्छा, ओकेजनल इर्रेगुलर है तो आगे आप अगला स्टेप क्या है? पी। पी की आपने बात बता दी ना, तो बस समझ लें आपने मसला हल कर दिया जी। प्रेजेंट है, सिमिलर है, सिमिलर है। पी का अपना रिदम रेगुलर है या इरेगुलर है? रेगुलर। आई थिंक इट्स रेगुलर। पी का अपना रेगुलर है, सिर्फ क्या है कि इस तीसरे और चौथे क्यूआरएस से पहले दो पी वेव, ये वही कहानी थी। अब पहली दफा उसकी एप्लीकेशन आई कि हर क्यूआरएस से पहले एक है या एक से, तो यहां पे एप्लीकेशन आई कि ये 3 और 4 के दरमियान एक पी ऐसी है जो विदाउट क्यूआरएस है, और इसका जवाब अगले स्टेप में मिलेगा आपको पीआर इंटरवल में। पीआर इंटरवल अगर आप गौर करें तो क्या हो रहा है? प्रोग्रेसिवली प्रोलॉन्ग हो रहा है इस पी से पहले, और ये पी फिर बगैर क्यूआरएस के है।
और फिर यही पैटर्न दोबारा शुरू हो रहा है. सो व्हाट इज इट? मोबिट्स टाइप 1, वेंकीबेक. ठीक है, और यही पैटर्न इस तरीके से हो के फिक्स पीआर के साथ हो रहा होता है, तो उसको फिर हम कहते हैं मोबिट्स टाइप 2. तो सेकेंड डिग्री टाइप 1 एंड टाइप 2. अच्छा, अब वैसे तो ये मैंने तो आपको वो जो बच्चों वाली रिदम है ना वो दिखा रहा हूं. ये जरूरी नहीं हर बार स्लो रेट के साथ हो, ये कभी कभार ऐसे फास्ट रेट के साथ भी होता है. वेंकीबेक जो मैंने आपको बताया अभी, यानी इस तरह होगा कि बहुत फास्ट रेट के साथ है तो आप टी और पी में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे. लेकिन आपको इसका अंदाजा क्या होगा कि जब ग्रुप बीटिंग हो रही हो, 3-4 बीट्स आती हैं, फिर बीच में गैप आता है, 3-4 बीट्स आती हैं, फिर गैप आता है, फिर 3-4 बीट्स आती हैं, फिर गैप आता है, तो आपके रेड फ्लैग्स रेज होने चाहिए कि इसमें पीआर को बड़ा गौर से देखना पड़ेगा. तो यहां आप गौर करें तो ये पीआर आहिस्ते आहिस्ते बिल्कुल हुआ, और यहां पी बगैर क्यूआरएस के, और इसको आपने एज्यूम किया कि ये पी है जो मर्ज हुई हुई है टी के साथ. ठीक है, और वो यहां पे बगैर उसके भी दिखाई गई है, टी के बगैर, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये टेकीकार्डिया की वजह से पीटी साथ मर्ज हो गई थी. लेकिन परेशान नहीं हो, ये सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए कि बेसिक प्रिंसिपल्स पता हो तो फिर रिदम मुश्किल आएंगी जिसमें हो सकता है आपको समझ में ना आए, आप किसी से पूछेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते आपका क्लिनिकल एक्विपमेंट बढ़ता जाएगा. क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं, इसका स्पेक्ट्रम वाइड होता है, हर चीज उस तरह नहीं होगी जैसे मैंने आपको बताई है कि ये बिल्कुल, और आप यहां से जाएंगे कि आप एक्सपर्ट बन गए. दीज आर बेसिक्स, so you have to apply them to make yourself really master at least in picking common abnormality. But mind you, if you do practice for a week or 10 days, at least you will be able to say sinus or arrhythmia. वही 5+4, these are standards for sinus rhythm. ये हाई डिग्री एवी ब्लॉक कहलाता है. अब आपको 3-4 पी ऐसी नजर आ रही हैं जो बगैर क्यूआरएस के हैं. So this is, but PR still has some connection. So this is high degree between second and third. That one is conducting, then 2 P's are not conducting. Then 1 P is conducting, then 2 are not conducting. So out of 3, 1 is conducting. So this is 3:1. ये है complete heart block because your PR have no relation. P are more than QRS. QRS are wide, broad, bizarre. So both atria and ventricle are contracting at their own. So this is third degree AV block. अब मैं क्विक कर रहा हूं ताकि प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, वीडियोस होंगी, बुक आ जाएगी, आप जाके ये महीना जो है ना डेडिकेट कर दें ईसीजी के लिए प्लीज, एटलीस्ट जो 40 लोग, बाकी वेबिनार पे भी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ. सो जस्ट, वरना ये हमारी मेहनत जाया हो जाएगी सारी. आपने जो कुछ भी अभी लर्न किया है, ये हफ्ता 10 दिन आपने कुछ आगे नहीं किया इस पे, ये ऐसे हो जाएंगे जैसे कोरे कागज, ब्लैक बोर्ड. सो अप्लाई, एंड even in if you are an ophthalmologist and even coming with ECG, पुरानी भी ECG है, देखो 5 मिनट लगाओ, that is real time practice. कि वो तो theoretically अपनी जगह काम चलता रहे, जो जहां मौजूद है. आपको पता है कि आपके ECG में कोई पिक करने या ना करने से कोई फर्क मरीज को नहीं पड़ना, बट कंक्लूड कि ये ECG में क्या है, एक अपने आप को हैबिचुअल बना लें. ये बिल्कुल इसी तरह एग्जाम्पल नहीं देनी चाहिए कुछ चीजों की, जैसे कुरान का आपको पढ़ने का, देखने का, छूने का भी होता है. ECG इसी तरह हम कहते हैं छूने से भी लर्निंग है, कि ये तो आदत शुरू हुई कि छू के बस देख, कुछ समझ में ना आए, बस छूना है और सारे कॉम्प्लेक्सेस को एक नजर देखना है. इसको आंख को आदत होनी शुरू होती है उन कॉम्प्लेक्सेस को रन थ्रू करने की. फिर आप माइंड से उस पर अप्लाई करना शुरू करेंगे तो फिर ये कनेक्शन बिल्ड होना शुरू होगा आहिस्ते आहिस्ते, कि आप पहले में करके और कुछ ना करें, रेट देखूंगा मैं, रिदम देखूंगा, फिर आहिस्ते आहिस्ते अपने सारे स्टेप्स पूरे करते जाएं. अगला 1 महीना इस पे लगा लें तो बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा. तो ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड द रिदम. जस्ट क्विकली रिवाइजिंग: स्टेप 1 रेट, स्टेप 2 रेगुलरिटी, स्टेप 3 पी वेव, प्रेजेंट, एब्सेंट, सिमिलर, डिसिमिलर, वन बिफोर ईच, और उनका रिदम, पीआर इंटरवल एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, नैरो और ब्रॉड. अब वो वाली बात आ रही है कि नीचे बस जो है ना दोनों हाईवेज पे ठीक चलती है. कभी कभार ऐसा होता है कि इसमें से एक हाईवे ठीक है और एक हाईवे खराब हो गई. मसलन
लेफ्ट बंडर ब्रांच ब्लॉक। इसमें क्या हुआ, नोड से नीचे ही जैसे बस गई तो लेफ्ट वाली रोड नहीं चल रही है, राइट चल रही है। राइट वाली बस उस पर चली गई, लेफ्ट वाली खड्डे में चली गई, वो रोड्स के बजाय उस पर जा रही है। तो अब क्यूआरएस ब्रॉड तो होगा लेकिन एक पर्टिकुलर पैटर्न के साथ ब्रॉड होगा, और उसका पैटर्न ये है कि आप पढ़ लीजिएगा क्यूआरएस में क्या फीचर हो तो वो एलबीबी कहलाता है। बस इसमें बाकी तमाम चीजें साइनस रिदम की होगी, क्यूआरएस ब्रॉड हो जाएगा, लेकिन ब्रॉड एक पैटर्न के साथ है। पीवीसी का ब्रॉड क्या था, बिजार, विदाउट एनी पैटर्न। यहां एक पैटर्न होगा, क्यूआरएस 120 से ज्यादा होगा विद ब्रॉड आर वेव इन 1 एंड V6। लीड 1 और V6 में आर वेव होगी इस तरीके से, जैसे आप देख रहे हैं यहां पे V6 और 1, सॉरी। सिमिलरली राइट बंडल का क्या होगा कि अब लेफ्ट में ठीक कंडक्शन है, राइट की तरफ है, तो उसके भी कुछ फीचर होंगे कि इस टाइप का ब्रॉड होगा, आरएसआर पैटर्न इन आर वेव और एस वेव इन 1 एंड V6। तो ये पैटर्न से वो होगी, ठीक है। अब क्विकली हम स्कीमिया करते हैं और चैम्बर एनलार्जमेंट, ये दो चीजें रह गई हैं, और ये दोनों चीजें तो मैं कहूं कुछ है ही नहीं, इट्स प्योर रिकॉल। एक पैटर्न आपको बताऊंगा, इसके मुताबिक ईसीजी को देखना है, आप बता सकते हैं एसटी एलिवेशन है या एसटी डिप्रेशन है, और इसमें कोई कहानी नहीं है। चैम्बर एनलार्जमेंट फार्मूले हैं, पी कितने साइज की कहां पर है तो है या नहीं है, क्यूआरएस कहां पे कितना ऊंचा और कितना मिक्स होकर आ रहा है तो वो आरवीएच है एलवीएच है। तो इट्स प्योर रिकॉल, इसमें कुछ समझने की बातें नहीं है। क्विक विद इन 5 मिनट्स हम इसको खत्म कर लेंगे। स्कीमिया में देखें ये सारे फीचर्स आ सकते हैं। इसमें क्या होता है, क्यूआरएस को गौर से देखना होता है कि क्यूआरएस कहां एंड हो रहा है और एसटी कहां से शुरू हो रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, जे पॉइंट। और जब भी हमें शिफ्ट देखनी होती है तो टीपी सेगमेंट या पीआर सेगमेंट को बेस बनाते हुए ये देखना होता है कि ये वाला सेगमेंट अलोंग विद जे पॉइंट एसटी एलिवेट है या डिप्रेस है, बस दैट्स इट। इसमें जैसे मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं, ये ठीक है, जे पॉइंट और ये एलिवेट है, ये डिप्रेस है। टीपी के सेगमेंट से कोरिलेट करें तो ये एलिवेशन हो गई। अब इसमें जाहिर सी बात है, देखने के लिए क्लिनिकल कोरिलेशन में एवोल्यूशन होती है, स्टार्ट हाइपर एक्यूट टी वेव से होता है, फिर अल्टीमेटली एसटी एलिवेट होती है। तो ये एक सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। कभी कभार ये सिम्टम से एग्जैक्ट कोरिलेट नहीं कर रहा होता, सिम्टम आधे 1 घंटे बाद शुरू होते हैं, एंड एसटी एलिवेशन देर में होती है। तो ECG itself is nothing unless and until you correlate it with symptoms. So always important. ये जैसे एग्जांपल ECG की हो गई। फुल फ्लेज एसटी एलिवेशन आपको आप कंपेयर करें वहां से और देखें कहां कहां किस किस लीड में कितनी एलिवेशन है, कितनी डिप्रेशन है। बस इसमें फिर इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ टेरिटरीज लीड्स की पता होनी चाहिए, कौन सी लीड्स किस टेरिटरी को डिनोट करती हैं। तो एटलीस्ट किसी एक टेरिटरी की 2 लीड में एलिवेशन सिग्निफिकेंट हो, दैट इज कंसिस्टेंट विद मायोकार्डियल इंफार्क्शन एक्यूट एंड योर पेशेंट इज हैविंग सिम्पटम विद इट। डिप्रेशन वही चीज इस तरफ देखनी है, नीचे की तरफ, ठीक है। उसकी एग्जांपल ये आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये डिप्रेशन की एग्जांपल है, इसमें तो कोई लंबा चौड़ा गेम है ही नहीं। जे पॉइंट एसटी सेगमेंट, कंपेयर इट विद टीपी सेगमेंट। एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन है तो टेरिटरीज देखनी है और उसके मुताबिक फैसला करना है क्लिनिकल कोरिलेट करके। तो ये कहानी स्कीमिया की खत्म। क्यू फर्स्ट डाउनवर्ड कॉम्प्लेक्स है, तो इसको भी टेरिटरी से आप डिनोट करते हैं कि नॉर्मली ईसीजी में आपको क्यू नहीं मिलनी चाहिए। क्यू मिल रही है कहीं पे तो फिर टेरिटरी देखें कि एटलीस्ट उस टेरिटरी की 2 लीड्स में सिग्निफिकेंट क्यू वेव है, तो दैट मींस कोई ओल्ड इन्फार्क्ट इस पेशेंट को हुआ हुआ है। सो ये एक्यूट स्कीमिया के बजाय ओल्ड इन्फार्क्ट को डिनोट करती है। तो आप ईसीजी आपको स्क्रीन करनी आनी चाहिए, 12 की 12 लीड्स में देखिए क्यू वेव है। क्यू वेव सिग्निफिकेंट ये होती है कम से कम 1/4 ऑफ द क्यूआरएस या 2 मिलीमीटर डीप, 1 मिलीमीटर वाइड। फिर आप उसकी टेरिटरीज में देखें, बाकियों में भी है या सिर्फ एक में है। बाकियों में भी है तो फिर काफी कन्विंसिंग हो जाएगा। फिर क्लिनिकल कोरिलेशन करनी पड़ती है, क्योंकि ये जितनी भी फाइंडिंग्स मैं ईसीजी की बता रहा हूं, दे हैव डिफरेंशियल्स एज वेल। सो क्लिनिकल कोरिलेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। सेप्टल हाइपरट्रोफी में 1 AVL में क्यू वेव विदाउट MI भी मिल सकती है। सो दिस इज वन स्टेप अहेड।
कि आपको एब्नॉर्मैलिटी बस पिक कर ली, क्लिनिकल को रिलेट कर लिया, और अगर आपको लग रहा है एक्यूट या क्रोनिक इस्कीमिया है तो उसको रेफर कर दिया, बट एटलीस्ट यू कैन पिक देयर आर एब्नॉर्मैलिटीज इन ईसीजीज और नॉट। अब लास्ट पार्ट है चैम्बर एनलार्जमेंट। 4 चैम्बर है, एट्रिया एंड वेंट्रिकल। एट्रिया और एट्रियल एनलार्जमेंट इज पिक्ड बाय P wave and ventricular is by QRS, because we all know P is atrial depolarization and QRS is ventricular depolarization. पैटर्न क्या है कि आपने लीड 2 की P वेव और V1 की P वेव देखनी है। लेफ्ट एट्रिया के लिए क्या शर्त है कि अगर ये लीड 2 की P वेव इट्स मोर देन 3 स्मॉल स्क्वायर इन विड्थ, तो ये लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट है। P वेव 3 स्मॉल स्क्वायर से ज्यादा बड़ी हो गई, दिस इज लेफ्ट एट्रियल। सिमिलरली द डाउनवर्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ P वेव इन V1 इज मोर देन 1 स्मॉल स्क्वायर इन एरिया, यानी विड्थ और डेप्थ दोनों में ए स्मॉल से ज्यादा है, तो ये भी लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। सिंपल, लीड 2 की P वेव, V1 की P वेव, बस V1 की P वेव का डाउनवर्ड कॉम्प्लेक्स और लीड 2 वेव की P वेव की विड्थ। सिमिलरली जब हम राइट एट्रियल की बात कर रहे हैं तो अब P वेव की विड्थ के बजाय हाइट आ गई। अब यहां पे हाइट अगर P की ज्यादा है 2.5 से। सिमिलरली अभी हम डाउनवर्ड कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे थे, अब अपवर्ड कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो अपवर्ड कॉम्प्लेक्स। अच्छा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी की एक ही आप याद रख लें कि S वेव इन V1 की जो डाउनवर्ड वाली वेव है उसकी टोटल एम्पलीट्यूड काउंट कर लें, और R वेव इन V5 और इन दोनों को प्लस कर लें। अगर ये 35 से ज्यादा है तो LVH। बाकी और भी क्राइटेरियाज हैं, जैसे ये S वेव आपने काउंट की यहां से लेके यहां तक, और R वेव यहां से लेके यहां तक, इन दोनों को प्लस करें, देखें यहां पे तकरीबन ये तो 45-50 के करीब आ रही है। तो दिस इज इफ इट्स मोर देन 35 दैट इज LVH। और RVH का एक उसूल बस याद रखें, RS रेशियो ग्रेटर देन 1, यानी V1 में R वेव S वेव से बड़ी हो जाए तो दिस इज RVH। नॉर्मली V1 में R वेव छोटी होती है, S वेव बड़ी होती है, and if your R wave is greater than S wave in V1, this is RVH. So RS ratio greater than 1. RS ratio यानी R को देखना है और S को देखना है और दोनों को आपस में कंपेयर करना है, that is RVH. इसलिए खत्म। But conclusion is reading ECG is not difficult. You have to apply with sequence repeatedly, and then clinical correlation for sake of diagnosis. For diagnosis and management, one has to combine ECG finding with patient's clinical status. जैसे हमने RVH की आपको बात बताई, there are differentials of R wave in V1, meaning by other causes of R wave as well along with RVH. तो ये पता होना चाहिए कि क्या और differentials हो सकती हैं, तो उस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे प्रैक्टिकल केसेस भी एक्चुअली हम ये 2-3 क्लासेस में करते हैं, ये जो हमने आज ट्रेन चला के, क्योंकि बार बार हम मिल नहीं सकते दोबारा, बट सिंस देयर इज अवेलेबल वीडियो है, वो सारी चीजें तो आप उससे कंसोलिडेट कर सकते हैं। 1-2 प्रैक्टिस केसेस इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट वो हम करके खत्म करते हैं। क्योंकि मैंने पहले जिक्र किया था कि हम रिदम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है करना। अब ये है कि स्पेशली ACLS में, तो ये एक केस है, 60 years man with 2 hours of crushing chest pain suddenly collapse। एक आदमी है अचानक आपके उसमें ER में या आप कहीं पे भी मौजूद हैं एज ए सपोर्टर स्टूडेंट की सूरत में, या वो है वो आया सीने पे हाथ रखते हुए और आते ही ढास, क्या करना है? वेरी गुड, BLS फौरी तौर पे रिकॉग्निशन, पल्स है या नहीं है, कोई रिस्पांस है या नहीं है, ब्रीदिंग
ये पहले है एबीसी आपको जज करनी होती। कोई भी कोलैप्स होगा तो पहला स्टेप क्या है? सर्कुलेशन, एयरवे एंड नहीं है सब कुछ, तो क्या करना है? चेस्ट कंप्रेशन स्ट्रेट अवे, फिर अरेंजमेंट बाकी की भी शुरू कर दें। उसके बाद फिर क्या करना है? हुक टू ईसीजी मॉनिटर्स। ये तो आपका चलता रहेगा साइकिल, 2 मिनट का आपने किया, लेकिन अगला स्टेप जब तक ईसीजी पता नहीं होगी, क्योंकि अगले 2 मिनट के बाद आपको क्या चाहिए? ईसीजी। दिस इज द ईसीजी। और ये होता है, लिटरली यही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इफ समवन इज कमिंग विद चेस्ट पेन और वो क्रैश हुआ एकदम से, तो ये होगा ईसीजी जी। अभी 5 स्टेप की कहानी नहीं होगी, फौरन पहचानना है कि ये क्या है। इसलिए वो पहले की बातें थी कि आप ग्लिम्स देखते ही बता सके ये क्या है। ब्रॉड क्यूआरएस है विदाउट एनी पैटर्न। सो क्या है? पॉलीमॉर्फिक वीएफ है, बल्कि वीएफ हो गया, ये वीएफ है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, पेशेंट कोलैप्स, क्या करना है? डीफिब फौरी तौर पे। तो यहां पे देखें कितनी इंपॉर्टेंस है कि अगर आपको इन तमाम चीजों की नॉलेज हो, सो दिस ईसीजी रिकॉग्निशन नॉलेज हैव सेव्ड लाइफ। पिक किया आपने, कहा फौरी डीफिब करो जहां पे भी है। और वो जो पहले 2 मिनट आप साइकिल चला रहे थे वो था इसीलिए, सब कुछ ले आओ, मॉनिटर भी आ जाए, फिर डीफिब भी आ जाए, सब चीजें रेडी हो, ताकि जैसे ही हमें रिदम पता चले। और इसकी जगह होता ब्रेडी, साइनस ब्रेडी होता, फिर क्या करते? अगर साइनस ब्रेडी होता तो क्या करते? ये सबको एसीएलएस जरूर आना चाहिए। एट्रोपिन है, उसके बाद पेसमेकर है, उसके अलावा दूसरी कोई कहानी। आजकल ट्रांसक्यूटेनियस पेसमेकर्स भी आ गए हैं, बहुत सी अच्छी इमरजेंसीज में मौजूद होते हैं। तो एट्रोपिन और फौरन ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग आप शुरू कर दें। जब तक कि इन्वेजिव पेसिंग के लिए आप इसको, हो सकता है ये 1-2 मिनट का एपिसोड हो, तो वो ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग ही इस मरीज को उस सिचुएशन से निकाल ले। और ये ऐसी चीजें हैं विच नीड टू बी रियली नोन टू इवन हेल्थ पैरामेडिक्स। ये एक वो है कि आगे जितना ज्यादा फैलाएं, जिंदगियां बचेंगी। बीएलएस के फौरन बाद रिदम असेसमेंट, और रिदम 4-5 पॉइंट्स होते हैं कि ये रिदम है तो ये करना है, ये रिदम है तो ये करना है। तो ईआर में हर डॉक्टर फिजिशियन को बस ये छोड़ देते हैं, ये क्रॉनिक रिदम वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। ठीक, हाँ, क्वेश्चन किसी के जहन में कोई हो? सॉरी, हमने वो पार्ट छोड़ दिया। एनी क्वेश्चंस? लाइट्स ऑन कर दें बेशक जी। कोई सवाल? नो क्वेश्चन। कोई कंक्लूडिंग किसी ने कोई रिमार्क्स करने हैं या हमें बस बोल देते हैं जी? लेकिन अब क्वेश्चन नहीं है तो मेरी फिर अगेन वही रिक्वेस्ट होगी कि जितने लोग यहाँ पे हैं और जितने लोग वर्चुअल हैं, प्लीज रोजाना की बुनियाद पे एक ईसीजी इस पैटर्न पे देखने को अपने ऊपर लाजिम कर लें, तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू पिक एबनॉर्मैलिटी। और फिर आहिस्ते आहिस्ते क्लिनिकल एक्विपमेंट बढ़ता जाएगा। और रिदम का तो मैंने आपको बताया कि रिदम असेसमेंट तो हर आदमी को आनी चाहिए, कि आप फौरी एक ग्लिम्स में टेलीमीट्री पे देख के रिदम जज कर सकें कि ये साइनस है। और कोई मुश्किल चीजें नहीं है, उस टेलीमेट्री में भी पी को ढूंढना होता है नहीं है, एब्सेंट है, क्यूआरएस नैरो चल रहा है, ब्रॉड चल रहा है, रिदम रेगुलर चल रहा है, इरेगुलर चल रहा है, हर जगह वही 5+4 पॉइंट्स जो आपको फैसला देंगे कि ये क्या है। रेगुलर, इरेगुलर, रेट कितना है, पी वेव प्रेजेंट, एब्सेंट, सिमिलर, डिसिमिलर, 1 पी बिफोर ईच क्यूआरएस, क्यूआरएस नैरो और ब्रॉड। बाकी इसमें सारी चीजें ईसीजी में इससे हटके और पे आप जाएंगे, वो सारी कॉन्सेप्चुअल बातें हैं इन टर्म्स ऑफ रिदम। वो क्या होता है कि हम जज करते हैं कि रिदम का ओरिजिन कहाँ है। जैसे हर कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको मिसाल दी थी कि आपको उस बस का रूट
तो ये एक नेचर ने एक सिस्टम रखा हुआ है कि साइनस इज द पेस मेकर विच इज ड्राइविंग एवरीथिंग, because rest do have this propensity to generate rhythm, but they are suppressed by sinus because sinus has a rate of around 60 to 100. तो लीड हमेशा साइनस लेता है, किसी वजह से साइनस में गड़बड़ होगी, देन उसके बाद फिर नोड की कहानी है या इवन एट्रिया की कहानी है 60 से 80 और नोड की 40 से 60. किसी वजह से साइनस 60 तक नहीं जनरेट करना शुरू करेगा तो नोड जागना शुरू होगा कि अब मुझे संभालना है, अदरवाइज दे आर ऑल सप्रेस्ड. ये तो नेचुरल पेस मेकिंग की एक नेचर ने दिया हुआ है कि ये फिर ये और फिर नोड भी किसी वजह से सो गया है तो फिर इवन वेंट्रिकल भी 20 to 40, जब बिल्कुल ही रेट कहीं से नहीं चल रहा तो अल्टीमेटली वेंट्रिकल शुरू कर देगा कि वो जो कुछ भी करे, चाहे उसकी बनस्बत ना ऊपर से सीक्वेंस बन रहा है ना एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, लेकिन ये अपना रिदम देना शुरू कर देगा. ये तो वो पैटर्न है जिसमें कंडक्शन प्रॉब्लम आई कहीं पे. दूसरी है इरिटेबल कंडक्शन या मोर एक्टिवेशन, कि अब इसकी कहानी साइनस नोड की है कि भाई 60 से 100 ये कर रहा है तो बाकी कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अब वो बदतमीजी पे आ गया एवी नोड, बीच बीच में डज कभी एट्रिया बदतमीजी कर रहा है तो वो प्रीमेच्योर एट्रियल या प्रीमेच्योर वेंट्रिकल वक्त से पहले, वरना अदरवाइज इनको क्या कहा गया था कि जब वो ना करे तब तुमने करना है. लेकिन कभी कभार ये इरिटेबल हो जाते हैं, फोकस एक दो मल्टीपल टाइम्स इस तरीके से. अभी राइट ठीक. अस्सलाम वालेकुम तमाम पर्सन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? मेरा नाम तलहा है, मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत कॉल्स आ रही होंगी और ईमेल्स भी रिसीव हुई होंगी. अच्छा, ये है कि सेशन तो फिनिश हो गया है और पीमा के रेफरेंस से ये सेशन हुआ था, इसमें ताउन हमारे साथ थैंक यू फॉर्मा ने किया था. थैंक यू सो मच डॉक्टर फवाद फारूक कि आपने ज्वाइन किया और फैसिलिटेट किया.